हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग वन शॉट सीरीज में मैथमेटिक्स में फ्री क्रैश कोर्स के अंदर ये थर्ड लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को वन शॉट में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, पूरा थ्योरी देखना, बहुत ही अमेजिंग थ्योरी है, बहुत ही इजी थ्योरी है। बच्चों को ये चैप्टर जनरली भारी लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल होता है। बच्चे इस चैप्टर के सवाल से भागते हैं, लेकिन देखो बिहार बोर्ड में इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंसेप्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका आगे बहुत ज्यादा कंसेप्ट यूज होता है। तो कंसेप्ट के नजरिए से भी कवर करेंगे। ओके, टू द पॉइंट चलेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। और आप मेरे इस लेक्चर को पूरा देख लोगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। जो बिहार बोर्ड में 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आता है, इसका मिनिमम आता है 5 से 6 ऑब्जेक्टिव। एक दो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का। ठीक है, तो वो 7-8 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी मैं बोल रहा हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। इतने सारे फीचर हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे को मेरी आवाज लगे कम आ रही है तो हेडफोन या एयरफोन या एयरबड्स कान में लगा लेना और बैठ के स्टडी करना। ओके, क्योंकि मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आराम से बोलूंगा। ओके, आ जाओ। तो क्या क्या लेक्चर इसमें कवर करने वाले देख लिया आप लोग। ओके, चलिए आ जाइए। तो क्या है सर, देखिए। 12th मैथमेटिक्स वन शॉट रिलेशन फंक्शन चैप्टर 1 ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंटेंट्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। 4 एक्सरसाइज है इसमें। इस चारों एक्सरसाइज में थोड़ा थोड़ा थ्योरी है, पढ़ लेते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप पे सवाल है 1.1 एक्सरसाइज में। ओके, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं, तीनों को मिला करके। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे 1.2 एक्सरसाइज टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इसमें सवाल आते हैं। एक पढ़ेंगे उसका 1.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसमें कंपोजिट फंक्शन जैसे फॉग, गॉफ, हॉग, गॉ, फॉफ सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इनवर्स फंक्शन, सबसे एक एक ऑब्जेक्टिव रहता है एग्जाम में। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन। ओके, एक्सरसाइज 1.4 में दिख नहीं रहा होगा आपको, ये नोट्स में आपको प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, कहीं यहाँ से मिटा हुआ। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, आप दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए। तो बाइनरी ऑपरेशंस जो एक्सरसाइज 1.4 में, ये भी हम लोग करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, सवाल भी करेंगे। तो चारों देखो, एक एक एग्जाम, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा। इनवर्स में भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है, एक ऑब्जेक्टिव, यानी 5 ऑब्जेक्टिव मिनिमम आ जाता है। ओके, इससे ज्यादा भी रह सकता है। तो बहुत ही आसान होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके ओके, चलो। एक तो मच्छर परेशान किया हुआ है। ओके, आ जाओ। चलिए, तो आज का सुविचार पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का सुविचार क्या है? इफ यू फोकस यू कैन लर्न। If you focus, you can learn. Without focusing, you can't learn. Okay. If you learn, you can grow. Without learning, you can't grow. If you grow, you can enjoy. Without grow, you cannot enjoy. This is the very beautiful lines. Okay. मेरे दिल के बहुत पास है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। okay. चलिए स्टार्ट करते हैं इसी खूबसूरत लाइन के साथ। तो पहले क्या करते हैं, रिलेशन को समझते हैं। ये एग्जांपल हमने लिया है रिलेशन को समझाने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाओ। ओके, चलो। तो एक सेट है हमारे पास 1 2, एक सेट बी है 3 4 5। ओके, आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे। क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना होगा, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, बहुत ही आसान होता है। देखो ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी। इसमें क्या करना है कि पॉइंट बनाना है, जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो 1 2 पॉइंट लिखते हैं ऐसा ही, 1 1 2 2 ऐसा रहता है। 1 को 3 के साथ लेना, 1 3, 1 को 4 के साथ लेना, 1 4, 1 को 5 के साथ लेना। पूरा बेसिक देंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। कोई बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा होगा तो उसको समझ में आएगा। ठीक है, 2 3, 2 4। ओके, उसके बाद 2 5। ओके, चलो ठीक, ये हो गया। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। देखो ए में कितना एलिमेंट था, गौर करो, 2 एलिमेंट। बी में कितना एलिमेंट था, 3 एलिमेंट। तो क्रॉस में क्या आएगा, 2 या 6। देखो 1 2 3 4 5 6। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हर एक एलिमेंट एक एक पॉइंट है। पॉइंट या ऑर्डर पेयर बोलते हैं इसको, ऑर्डर पेयर। तो ये एक पॉइंट बना जाएगा, ये एक पॉइंट है। ओके, इसको एक पॉइंट बोलोगे। कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सिंगल एलिमेंट नहीं होगा, हमेशा एक पॉइंट होगा ऐसा ब्रैकेट के अंदर, ऐसे 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 एलिमेंट है, 6 पॉइंट है, 6 एलिमेंट है। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जब भी आप सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो हमेशा एलिमेंट उसका जो होगा वो पॉइंट के फॉर्म में होगा, यानी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा। ये द्वितीय अच्छी है। ओके, उसके बाद अब अगर मैं बोलूं कि बताओ ए क्रॉस बी का सबसेट कितना होगा। सबसेट किसको बोलते हैं कि इसी के एलिमेंट से बनाया गया सेट। ओके, अब सबसेट जो बनता है, मैं थोड़ा बेसिक थोड़ा आपको बताता हूं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं। ओके, जैसे कोई सेट है ये 1 और 2। ओके, अब इसका मैं एग्जांपल इसको तुमको समझाने के लिए दे रहा हूं। ओके, अगर मैं बोलूं कि इसका सबसेट बनाओ तो क्या क्या बना सकते हो, बताओ। एक तो बना सकते हो 1 सिंगल वाला, एक बना सकते हो ऐसे। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एक 3 ले लेते हैं। चलो अच्छा रहने दो, वो भी ठीक है, रहने दो। 3 वाला ले लेंगे। उसका एक 2 बना सकते हो। ओके, एक ये खुद बना सकते हो 1 2। सबसेट कहते हैं कि इसी के एलिमेंट से बनाया गया सेट है। ये एक अलग सेट है, ये एक अलग सेट है, ये अलग सेट है। ओके,
वन मैंने इससे छोटा या बराबर, इससे छोटा या बराबर, लेकिन इसी एलिमेंट से, ओके। तो वन वन लिया है छोटा एलिमेंट, फिर टू वाला ये भी इसका सबसेट है, और ये खुद भी ये सबसेट है। दुनिया का कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। और उसका एक इम्पिटी सेट होता है जिसको हम लोग फाइव बोलते हैं, फाइव। फाइव दुनिया का हर सेट का सबसेट है। बताओ ये ए में कितना एलिमेंट था? दो। सबसेट कितना बना? चार। एक दो तीन चार, दो का पावर दो, चार। अगर मैं बोलूं, ध्यान देना, यानी दो का पावर दो कितना हो गया? चार। चार सबसेट बना। फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि चलो एक एलिमेंट, एक सेट है जिसके अंदर तीन एलिमेंट है, एक दो तीन। चलो मैं बोलूं इसका सबसे लेके दिखाओ, तो कहो सर फाइव तो सबसे छोटा लेना ही है, फाइव सबसे छोटा सेट है, ऐसे याद आना, ओके। उसके बाद वन लोगे, सिंगल सिंगल वाला, टू लोगे, सिंगल सिंगल वाला, थ्री लोगे, ऐसे अब डबल डबल करके ले लो, डबल डबल करके, डबल डबल करके ले लो। जैसे वन टू ले लो, वन टू, फिर उसके बाद टू थ्री ले लो, नहीं कि टू वन भी ले लेना, नहीं, टू वन, वन टू सेम ही सेट है, सेट सेम ही है, ओके। उसके बाद तुम वन थ्री ले लो, ओके, दो दो करके ले लिया, तीसरा वाला ले लो, तीसरा वाला ये खुद वन टू थ्री, ओके। तो गिनो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ बना, दो का पावर तीन। मतलब ये हुआ कि जितना ए में एलिमेंट होगा उसका पावर कर दोगे, दो का पावर कर दोगे, वो सबसे निकल जाएगा। जितना भी ए में एलिमेंट होगा उसके दो का पावर करोगे, दो का पावर तो सबसे होगा। अब सोचो, आप ये बताओ, जो ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, जैसे मैं तुमको एग्जांपल दे दूं कि ए क्रॉस बी है आपके पास, ए क्रॉस बी मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है, वन टू, ओके, वन थ्री, ऐसे करके मैंने दे दिया। चलो ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल अलग से दे रहा हूँ, ओके। अब मैं बोलूं कि बताओ इसका सबसे क्या बनेगा, तो इसमें कितना एलिमेंट है? एक दो। मैंने बोला कि ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होता है, तो इसको एक पॉइंट बोलेंगे, एक एलिमेंट, एक दो एलिमेंट। अब दो का मतलब यानी कि ये ए क्रॉस बी एक सेट है, इसको थोड़ा देर मान लो कि एक्स एक सेट है, एक सेट है। अब एक सेट है जिसका हर एक एलिमेंट एक पॉइंट है, ठीक है। हाँ, ये कंफर्म है कि इसका हर एक एलिमेंट का जो जो पॉइंट है, उसके हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए से आएगा, वाई कोऑर्डिनेट बी से आएगा। अगर बी क्रॉस ए निकालोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट बी से आएगा, वाई कोऑर्डिनेट ए से आएगा, उल्टी सीधी सी बात है, ओके। तो अब एक्स मान लो, ये एक्स है, समझाने के लिए। तो क्या हो सबसे बढ़िया सर, इसमें दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, यानी कि ए क्रॉस बी में दो एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में दो एलिमेंट है, ओके। इसका मतलब है कि सबसेट कितना बनेगा? दो का पावर दो, चार बनेगा। अब कौन कौन बनेगा वो भी बताया आपको, कि जैसे वन टू, ये एक एलिमेंट सिंगल, ये पॉइंट हुआ, इसको सेट में डाल दो ऐसे करके, ऐसे एक। उसके बाद वन थ्री, ये सिंगल सिंगल वन हो गया, ये पूरा एक इम्पिटी सेट तो होगा ही होगा, ये खुद भी होगा, वन टू वन थ्री, ओके। ये इसको बोलते हैं ये सबसेट। याद ना कि कोई सेट का अगर ये सिंगल सेट एलिमेंट, सिंगल सिंगल एलिमेंट वाला सेट है, तो उसका सबसेट भी सिंगल सिंगल एलिमेंट का होगा। ये सॉरी, सबसेट भी सिंगल सिंगल एलिमेंट का है, इसमें कोई पॉइंट की बात नहीं करेंगे, इसमें पॉइंट, क्योंकि ए क्रॉस बी का हर एक पॉइंट, हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होता है, तो उसका सबसेट भी लोगे तो उसका सबसेट के अंदर भी हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होगा, दो ना, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, ब्रैकेट में, ओके। लेकिन सबसे छोटा सबसेट होता है फाइव, और सबसे बड़ा सबसेट होता है वो खुद, ओके। दुनिया का हर सेट खुद का सबसेट होता है, और दुनिया का इम्पिटी सेट दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है, ओके। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा यानी बराबर वाला, ठीक है। तो चारों बन गया, लाजमी है। तो मैं तुमको बोलूंगा, चलो इंपॉर्टेंट बताओ, तो भाई इस चीज समझा रहा था मैं, ये बेसिक हो गया, ये बेसिक हो गया, ये उसके बाद अब ए क्रॉस बी, सर ये जो अभी बता रहे थे एग्जांपल, ए क्रॉस बी में यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा, 2 का पावर 6 यानी कि 64 सबसेट हो जाएगा, यानी कि इसका 64 सबसेट बनेगा। अब 64 सबसेट में से कोई एक सबसेट उठाते हैं, जितना भी सबसेट बनेगा ना 64 सबसेट, सबको बोलेंगे रिलेशन। माने कि ये दुनियादारी वाला रिलेशन नहीं है, ये थोड़ा मैथमेटिक्स वाला रिलेशन है, ये रिलेशन अलग है, ठीक है, तो इसको मिक्स नहीं करना। तो कोई भी 64, 2 का पावर 6 होगा, यानी कि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है। अभी याद नहीं, ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, दूसरा 6 एलिमेंट ए क्रॉस बी में होगा। ए क्रॉस बी के सबसेट को ही बोलते हैं रिलेशन। अब 2 का पावर 6 यहाँ पे सबसेट बनेगा ए क्रॉस बी का, क्योंकि जैसे ए क्रॉस बी में मैंने अभी एग्जांपल जो लिया, यहाँ पे 2 एलिमेंट लिया, तो 2 का 2 चार, चार सबसेट बना, ओके। अब मैं यहाँ पे 3 लिया था, 8 बना था, वो सिंगल वाला लिया था। ए क्रॉस बी में यहाँ पे 6 एलिमेंट है, यानी 2 का पावर 6, 64 सबसेट बनेगा। अब 64 सबसेट में से कोई एक सबसेट मैंने यहाँ लिख दिया, तो 1 3, 1 3 इसके अंदर है, 2 4 इसके अंदर है, कोई भी मैंने लिख दिया, कोई भी एग्जांपल, ओके। 64 में से कोई एक सबसेट लिख दिया, तो ये रिलेशन है। सीधी सी बात है, ए क्रॉस बी के हर सबसेट को रिलेशन कहेंगे, यही है मैथमेटिक्स वाला रिलेशन, संबंध, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के सबसेट को बोलते हैं रिलेशन, इस तरह लिखा है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर इज अ रिलेशन, दिस इज नॉट द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर नहीं है ये, आर रिलेशन के लिए लिखा गया है। तो रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, बात खत्म, ओके। बस याद ना कि रिलेशन का हर एक पॉइंट, जैसे ए क्रॉस बी का हर एक पॉइंट एक एलिमेंट होता है, रिलेशन का भी हर एक पॉइंट एक एलिमेंट होगा, ओके, समझा गया। तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको बोलेंगे ए से बी में रिलेशन है, क्योंकि 1 3 भी इसके अंदर है, 2 4 भी इसके अंदर है, यानी कि आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसलिए रिलेशन है। तो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, ए टू बी, ए से बी में है तो ए से बी में रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट हर पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट ए से लिया गया है, दूसरा कोऑर्डिनेट बी से लिया गया है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया, तो ए से बी में रिलेशन बोलोगे। अगर पहला कोऑर्डिनेट बी से लिया जाता, सेकंड कोऑर्डिनेट ए से लिया जाता, तो बोलते कि आर रिलेशन होता बी क्रॉस ए में, यानी बी क्रॉस ए का सबसेट होता, तो बोलते रिलेशन बी से ए में। और मान लो कभी कभी ए एक्स कोऑर्डिनेट भी ए से लिया गया है, वाई कोऑर्डिनेट भी ए से लिया गया, तो उसको बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ओके। और ए क्रॉस ए का सबसेट होता, तो उसको बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, या रिलेशन ऑन सेट ए, एक ही सेट में। तो एक ही सेट का मतलब होता है कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट उसी सेट से लिया गया, यही हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। तो ये लिखा दो, मैंने यहाँ पे दिखा दिया,
1 2 ना दो एग्जांपल है 1 2 x कोऑर्डिनेट यहाँ 1 2 ले लिया, a से लिया गया, ये a का पार्ट है, ओके। और 3 4 ये तुम्हारा 3 4 और 5 b के अंदर है, ये लिख दिया है। अब ये a है, ये b है, सेट a है, ये सेट b है। रिलेशन को इस तरह रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ओके। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम होता है, मैंने रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, ओके। तो ये आप एरो डायग्राम बोल सकते हो इसको। तो 1 से 3 का रिलेशन यहाँ दिखा दिया इस एग्जांपल के हिसाब से, 2 का 4 के साथ। तो देखो इस 1 2 को बोलेंगे डोमेन, 1 2 को बोलेंगे डोमेन, ओके। और 3 4 जो 1 से रिलेटेड 3 है, 2 से रिलेटेड 4 है, 3 4 को बोलेंगे रेंज, इसको बोलेंगे रेंज। और ये पूरे बी को बोलेंगे कोडोमेन, ओके। जो ये बड़का वाला जो है कोडोमेन है, और रेंज जो है सिर्फ 3 4 है, क्योंकि 1 से 3 रिलेशन के अंदर 1 3 है, 2 4 है, 5 नहीं है, इसलिए। लेकिन कभी भी एलिमेंट जो है ए का हो या बी का हो, यानी कि डोमेन का हो या रेंज का हो, कभी भी वो ए और बी से बाहर नहीं जा सकता, ये बात याद रखना, ठीक है। तो रेंज, इसको 1 2 को बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट को बोलेंगे डोमेन, वाई कोऑर्डिनेट को बोलेंगे रेंज, इस पूरे बी को बोलेंगे कोडोमेन। माने अगर रिलेशन ए से बी में है तो बी को बोलेंगे कोडोमेन, अगर रिलेशन बी से ए में है तो ए को बोलेंगे कोडोमेन, यहाँ पर ए से बी में है तो बी को बोलेंगे कोडोमेन। और रेंज जो होगा वो कोडोमेन के अंदर ही होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेंज हमेशा कोडोमेन के अंदर ही होगा, यानी रेंज जो होगा या तो कोडोमेन से छोटा होगा या बराबर होगा, कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता रेंज, याद रखना। कोडोमेन बी को बोलते हैं, पूरे बी को, पूरे सेट को, ओके। सो कोडोमेन, दो डोमेन आर लिख दिया, रेंज लिख दिया। डोमेन हो गया एक्स कोऑर्डिनेट का सेट, रेंज हो गया वाई कोऑर्डिनेट का सेट, और कोडोमेन हो गया 3 4 5 पूरा बी सेट, बी को ही बोलेंगे कोडोमेन। और रेंज जो है हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा, लिखा रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट है। और नंबर ऑफ रिलेशंस 2 का पावर mn होगा। सर रिलेशन 2 का पावर mn क्यों हो गया सर, क्यों हो गया बताओ। मैंने बोला जितना सबसेट बनेगा उतना रिलेशन होगा, ऑब्वियसली है, ये क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, देख लो। तो ए में अगर m एलिमेंट है, बी में जैसे ए में 2 एलिमेंट था, बी में 3 एलिमेंट था, दो 6, तो ए क्रॉस बी में हो गया 6 एलिमेंट है, 2 का पावर 6 64 रहेगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है तो रिलेशन किसको बोलते हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट को। तो ए क्रॉस बी का सबसेट जितना बनेगा उतना रिलेशन होगा। तो ए क्रॉस बी का सबसेट कितना होगा, अगर ए में बी 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, 2 6 एलिमेंट हो गया ए क्रॉस बी में, और 2 का 6 64। उसी तरह ए में अगर m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, 2 का पावर mn हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ सबसेट बन जाएगा उसी को नंबर ऑफ रिलेशन बोलते हैं। तो अगर नंबर ऑफ रिलेशन निकालना हो 2 का पावर mn कर देना, 2 का पावर mn, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ। तो आई थिंक मैंने ये बात आपको समझाने में ओके समझा दिया है कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन किसको बोलते हैं, बेसिक चीज बता दिया, क्योंकि 11th बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग को बताना पड़ता है, ओके। ओके चलिए आ जाइए। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेट एक ही लेंगे, अपने सिलेबस में जो है वो एक ही सेट में रिलेशन रहेगा, यानी कि ए को एक सेट दिया रहेगा, उसी से एक्स कोऑर्डिनेट भी बनाया जाएगा, वही से वाई कोऑर्डिनेट भी रहेगा, माने एक्स कोऑर्डिनेट भी उसी सेट का एलिमेंट होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी उसी सेट का होगा, ठीक है। तो देखो ए है 1 2 1 2 3, यानी कि इसका मतलब होगा कि ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए लोगे तो कितना होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, नॉट बनेगा, जरूरत नहीं है, नॉट बनेगा। अब ए क्रॉस ए में 3 9 एलिमेंट हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 एलिमेंट। अब उसका सबसेट लिखोगे 2 का पावर 9 512 बनेगा, उसमें से कोई भी एक सबसेट लिखा रहेगा जिसको रिलेशन बोलेंगे। तो क्वेश्चन में आपको चिंता नहीं करना, रिलेशन दिया रहेगा, सेट दिया रहेगा, सेट दिया हुआ ये 1 1 1 2 1 3 1 1 भी इसके अंदर बन जाएगा, ए क्रॉस ए के अंदर, ए क्रॉस ए निकाल के देख लो, जैसे तुमको निकालने की जरूरत नहीं, तुमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा। मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ, ओके देखो मैं आपको ए क्रॉस ए निकाल के दिखाता हूँ। जब एक ही सेट है तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ये तो क्लियर है कि रिलेशन का हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होगा, ये याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। 1 1 ए क्रॉस ए होगा तो 1 का 1 के साथ दोबारा इसको लिखो, ऐसे दोबारा ऐसे कैसे दोबारा लिखोगे, तो 1 1 का 1 के साथ होगा, ओके। उसके बाद 1 का 2 के साथ होगा, 1 का 3 के साथ होगा, 2 का 1 के साथ होगा, 2 का 1 के साथ होगा, 2 का 2 के साथ होगा, 2 का 3 के साथ होगा, ओके। इस तरह करके 3 का 1 के साथ होगा, 3 का 2 के साथ होगा, 3 का 3 के साथ होगा, ओके इस तरह करके, ओके। ओके 3 का 1 होगा, 3 का 2 के साथ होगा, 3 का 3 के साथ होगा, ओके। ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ पढ़ते रहो। ये स्पेस तो कम पड़ गया गाइस, कोई बात नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, कोई बात नहीं है, मैं लिख देता हूँ इसको थोड़ा छोटा, ओके। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को बेसिक दे दिया जाए, ताकि बेसिक देंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 3 3 ओके गाइस, ओके आ जाओ, ओके गाइस चलिए, ये भी आप आखिर क्या इसको सही कर देते हैं। एक क्रॉस है, आपको निकालने की जरूरत नहीं, एक क्रॉस है, मैंने समझाने के लिए बना दिया। तो आर दे दिया 1 1 1 2 1 3 2 3, ओके। और ये आर जो है एक क्रॉस ए का सबसे, देखो ना 1 1 भी इसके अंदर मौजूद है, 1 2 भी इसके अंदर मौजूद है, 2 3 भी, देखने से पता चल जाएगा कि देखो ये एक्स भी ए के अंदर एलिमेंट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट भी लो 1 1 2 यानी 1 2 इसके अंदर है, ये 1 2 3 इसके अंदर है, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कोई यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ तो सेट के बाहर चला गया, सेट के बाहर तो एलिमेंट हो ही नहीं सकता है रिलेशन का, गारंटी है, वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में सेट दिया रहेगा,
रिलेशन दिया रहेगा तो आपको कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ए क्रॉस ए सब लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये आर जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है, यानी कि आर रिलेशन है, तो इसमें बोलते हैं आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए से ए में रिलेशन है, या इसको बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट ए, यानी एक ही सेट में रिलेशन है, यही हमारे सिलेबस का हिस्सा है, एक ही सेट दिया रहेगा। तो अब इसका दो एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ए से ए में रिलेशन है तो 1 का 1 के साथ संबंध है, फिर 1 का 2 के साथ भी है, फिर 2 का 3 के साथ है। ओके, तो ये पूरा हो गया आपको डोमेन, इतना हो गया डोमेन, 1 2 हो गया डोमेन, एक्स कोऑर्डिनेट का सेट है, ये हो गया पूरा रेंज, ये कोडोमेन हो गया, क्योंकि रेंज या कोडोमेन बोला था मैंने कि कोडोमेन रेंज जो होता है वो कोडोमेन से छोटा या बराबर हो सकता है। तो देखो डोमेन हो गया 1 2, रेंज हो गया 1 2 3, कोडोमेन हो गया। आइए आपको ए में अगर n एलिमेंट है तो a क्रॉस a में n स्क्वायर हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 का पावर n स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे a में 3 एलिमेंट है तो 3 का स्क्वायर करोगे क्योंकि 3 into 3 3 का स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा, तो 2 का 1 512 सबसेट बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है ऐसा। ठीक है, 2 का n स्क्वायर नंबर ऑफ रिलेशंस। ओके, ऑन सेट है। अब यहाँ पर से बात को समझते हैं, जैसे 1 2 है तो 2 का पावर 2 का स्क्वायर, यानी टोटल कितना रिलेशन बनेगा, तो a में अगर 1 2 एलिमेंट है तो a स्क्वायर a क्रॉस a में होगा 2 2 into 2 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 2 और 4 16 वो सबसे बनेगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए। तो r इज अ रिलेशन ऑन अ सेट a, तो अगर r एक रिलेशन है सेट a में तो a क्रॉस a का सबसेट होगा, जितना भी a क्रॉस a का सबसेट होगा उसको रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, सबसे छोटा का सबसेट होता है एम्प्टी सेट, और सबसे बड़ा सेट खुद होता है a क्रॉस a। ओके, तो सबसे छोटा सेट एम्प्टी रिलेशन, सबसे सबसेट, और सबसे बड़ा सबसेट a क्रॉस a, खुद a क्रॉस a। ओके, उसको ये पूरा ये खुद ये 1 1 1 2 1 1 1 2, फिर उसके बाद 2 1 2 2 लिख दिया, पूरा पूरा हो गया। इसको सबसे छोटा रिलेशन बोलते हैं इम्प्लीट रिलेशन, और सबसे बड़ा रिलेशन बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। माने फाई को आई क्रॉस ए को बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। ओके, टोटल रिलेशंस के अंदर कितना बनेगा, अगर मान लो कि एग्जांपल के तौर पे इसमें दो एलिमेंट है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, उसका ए क्रॉस ए में एलिमेंट, तो 2 का 4 16 ऐसा रिलेशन बनेगा। 16 रिलेशन में से इस एग्जांपल के तहत 16 रिलेशन में से दो, एक तो सबसे छोटा फाई होगा, एक सबसे बड़ा ये खुद होगा, ये ए क्रॉस ए। ओके, तो उन दोनों को मिलाकर दोनों को बोलेंगे ट्रिवियल रिलेशन। सबसे छोटा वाले को इम्प्लीट रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन को बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, दोनों को मिलाकर के हम लोग बोलेंगे ट्रिवियल रिलेशन। बाकी जो 14 को बचा, 2 को छोड़ करके 14 जो बचा, 14 बोलते हैं नॉन ट्रिवियल रिलेशन, लिखा हुआ नॉन ट्रिवियल रिलेशन। तो 2 हो गया आपका ट्रिवियल रिलेशन, इम्प्लीट रिलेशन, सबसे छोटा सबसे बड़ा यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, सबसे छोटा को इम्प्लीट रिलेशन, सबसे बड़ा को यूनिवर्सल रिलेशन, उन दोनों को मिलाकर के बोलेंगे ट्रिवियल रिलेशन। ओके, और जो बचेगा अदर, जिसमें ये सब उनके बीच में आएगा, तो उसको बोलेंगे नॉन ट्रिवियल रिलेशन, जो कि 14 होगा। तो क्वेश्चन पे ऑब्जेक्टिव में आंसर भी दिया हुआ है, ऐसा फालतू चीज नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, आंसर में अब मजा आएगा जो जहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहां से आता है, यहाँ से बहुत ही आसान है, यही से मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही से सवाल आता है। ये एनसीईआरटी का 1.1 का थ्योरी है, 1.1 का टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आपको 3 टाइप का रिलेशन पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यही से सवाल आता है। इसको अच्छा से समझ लो, क्योंकि ये 1.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज का थ्योरी है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बहुत ही आसान है, ध्यान देना अच्छा से, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रिलेशन तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस होने के लिए उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। सर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है, बहुत आसान है। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट दिया रहेगा आपको, दो, मैं इस चैप्टर में आपको पहले बोल दिया कि आपको सेट भी दिया रहेगा, चाहे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, सेट ऑफ रियल नंबर, कोई एक सेट दिया रहेगा, और आपको रिलेशन भी बनाकर दे देगा। वो रिलेशन भी दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, रिलेशन भी दिया रहेगा, सेट भी दिया रहेगा, बस आपको चेक करना है कि वो किस टाइप का रिलेशन है, बस यही सवाल बनाना है आपको। ओके, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम एलिमेंट, जैसे कि अगर सेट ए में, एग्जांपल दो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, जैसे सेट ए है, 1 2 एलिमेंट है, ये सेट दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, मैंने इसमें मैं अलग अलग एग्जांपल ले रहा हूं। ओके, इसी में तो मान लो किसी रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2। ओके, यहां पर थोड़ा ध्यान देना, कई बच्चों को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं होता, ट्रांजिटिव दिक्कत होता है, वो भी क्लियर कर देंगे। ओके, तो अगर सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर 1, अगर सेट ए के अंदर 1 2 है तो 1 1 होना चाहिए, रिलेशन के अंदर 2 2 होना चाहिए, सेम 1 1 2 2, यानी सेम का जोड़ी बनाना है, कपल बनाना है, पेयर बनाना है, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए। अगर ए में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, सेम, माने कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट जैसे x x, y y, z z, a a, b b, c c, इस तरह करके। तो अगर कोई पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट भी वही है, y कोऑर्डिनेट भी वही है, तो और सारे मौजूद है a के लिए, सब a के सारे एलिमेंट को पकड़ो, जैसे a में अभी 1 2 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम, डेफिनेशन देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम का ऑर्डर पेयर मौजूद होना चाहिए, लेकिन फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, ए जो भी सेट दिया रहेगा, सेट के हर एक एलिमेंट का सेम एलिमेंट का जोड़ी बनना चाहिए, ऑर्डर पेयर होना चाहिए उसके अंदर, कोई बचना नहीं चाहिए। ओके, जैसे ए में अगर 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 1 2 2 हो लेकिन 3 3 ना हो, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। फॉर ऑल लिखा हुआ है सभी के लिए। ओके, अगर सेट ए में 1 2 है तो 1 1 2 2, अगर सेट ए में 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो रिफ्लेक्सिव होगा। और सिमेट्रिक के लिए उल्टा फुल्टा, अगर ए भी है यानी 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 4 3 है तो 3 4 भी होना चाहिए, उल्टा फुल्टा माने x y तो y x, ए भी तो बी है, वही लिखा हुआ ए भी तो बी है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए दो ढूंढना पड़ेगा, दो ए बी है, जैसे कि ए बी है, बी सी है, माने x y है, y z है, माने कि पहला वाले का y कोऑर्डिनेट अगला वाले का x कोऑर्डिनेट से होना चाहिए, ये कंडीशन दो, पहला वाले का y कोऑर्डिनेट अगला वाले का x कोऑर्डिनेट से होना चाहिए। तो ए बी बी सी, जहां से ये खत्म हुआ उतना से वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ए बी बी सी। तो ये दोनों अगर तुमने ढूंढ लिया, दो ढूंढ लिया तुम अगर, ओके, तो तीसरा को ढूंढोगे ए और सी,
एसी और मिल गया तो कहोगे ट्रांजिटिव है। ओके, इंपॉर्टेंट सुनो, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है, बच्चे ये समझते नहीं है, डेफिनेशन में ही सारी बात है। ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन है कि दो ऑर्डर पेयर यानी दो पॉइंट मिलना चाहिए, एक्स वाई वाई जेड, ऐसा हो दो पॉइंट कि जिसका पहला का वाई कोऑर्डिनेट अगला के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर हो, एक का वाई कोऑर्डिनेट एक का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर हो, तो पहला का एक्स कोऑर्डिनेट लास्ट दूसरा वाले का जेड कोऑर्डिनेट मिला करके बचेगा, माने कि वाई कोऑर्डिनेट वो बचेगा, तो अगर मिल गया हो उसके अंदर तो बोलेंगे ट्रांजिटिव, नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो दो पहली बात तो दो पॉइंट आपको मिलना चाहिए, दो पॉइंट में वो जो कंडीशन है कि दोनों का एक का एक्स कोऑर्डिनेट एक का वाई कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए, तब जाकर उसको मैच करेंगे, बचा हुआ चीज अगर मिल गया तो कहेंगे ट्रांजिटिव, नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है सवाल में एक ही पॉइंट दिया रहता है या एक पॉइंट दूसरा पॉइंट आपको मिलवे नहीं करेगा, मान लो कि जैसे ये ए बी है, आपको बी नहीं मिला, वहां पर सी डी लिखा रहेगा, ओके, तो वहां दूसरा पॉइंट मिलवे नहीं किया, जब दूसरा पॉइंट यानी कि एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट दूसरा पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं मिलेगा, तो वहां पर आपको ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव चेक तब करना जब दो पॉइंट हो उसमें इस तरह का कंडीशन फुलफिल हो, तब तीसरा को ढूंढेंगे। बट यहाँ पर एक क्यों ऐसा तुमको मिले, आगे मिले ही नहीं, तो उसको कहोगे ट्रांजिटिव है बोल देना, उसको सोचना ही नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोलूंगा सर दूसरा मिलवे नहीं किया, नहीं, ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए कंडीशन है कि आपका दो मिलना चाहिए, इस तरह आप बीबी को खत्म करो, एसी मिल जाए, तब चेक करना कि एसी है कि नहीं है, एसी है तो ट्रांजिटिव है, एसी नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ ही नहीं, दो पॉइंट हमको मिला ही नहीं, तो चेक ही नहीं करना पड़ेगा, जब चेक नहीं करना है तो एनसीईआरटी बोलती है, थ्योरी बोलती है कि वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है अगर नहीं मिला तो, ये कंसेप्ट है। अब समझाता हूं कैसे, सवाल पे आते हैं। देखो, तो ये 1122 रिफ्लेक्सिव है, देखने से रिफ्लेक्सिव है, फिर देखो मैंने लिखा R1 इज रिफ्लेक्सिव, अभी देखो अब इसको दो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव, अब देखो 1 1 का उल्टा, अब सेम वाले में क्या दिक्कत है कि अगर आप सिमेट्रिक के लिए देख रहे हो तो सिमेट्रिक के लिए उल्टा फिल्टर करना पड़ेगा, 1 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए सिमेट्रिक, लेकिन 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है, तो सेम वाले एलिमेंट का ऑर्डर पे लोगे जोड़ी के साथ, सेम के साथ, तो उसमें तुमको रिफ्लेक्सिव साइड से सिमेट्रिक साइड से कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, ओके। 1 2 होता तब 2 1 करते हैं, तो तब चेक करते हैं कि 1 2 है तो 2 1 है कि नहीं है, बस सिमेट्रिक होने के लिए, ठीक है। लेकिन सेम वाले में आपको सिमेट्रिक चेक करना ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव सेम है तो रिफ्लेक्सिव है। अब उसका उल्टा करोगे यानी कि एक्स वाई बाई एक्स यानी कि सिमेट्रिक के लिए, तो वो तो उल्टा वही हो जाएगा ना, खुद ही ना हो जाएगा क्योंकि इक्वल है, तो वैसे इक्वल कोऑर्डिनेट के लिए, इक्वल कोऑर्डिनेट के लिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए सिमेट्रिक में, ओके। वो सिमेट्रिक हो गया करेगा, उल्टा है तो उसको चेक ही नहीं करना, समझो कि वो सिमेट्रिक ऑलरेडी है, ओके। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव के लिए सर क्या बोलते हैं कि कोई ऐसा दो पॉइंट ढूंढो जिसके अंदर पहला का वाई कोऑर्डिनेट अगला के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, ऐसा तो यहाँ दो ही पॉइंट है, उसमें इसका पहला का एक्स कोऑर्डिनेट दूसरा के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं है, सॉरी पहला का वाई कोऑर्डिनेट दूसरा के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं है, जब पहला का वाई कोऑर्डिनेट दूसरे के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है ही नहीं तो दो ही नहीं मिला, जब दो मिलता तब ना तीसरा को चेक करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको 1 2 और 2 3 ऐसे करके देते हैं, ये हो गया, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये एक्स कोऑर्डिनेट ये सेम हो गया तो 1 3 चेक करते हैं, तब चेक करने पे अगर 1 3 मिलता तो कहते हैं ट्रांजिटिव है, नहीं मिलता तो कहते हैं ट्रांजिटिव नहीं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है कि यहाँ पर एक का वाई कोऑर्डिनेट दूसरा के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर ही नहीं है, तो तुमको चेक करने की यहाँ पे नौबत ही नहीं आएगी, ओके, चेक करने की नौबत ही नहीं आएगी। मैंने बोला जब चेक करने की नौबत ही नहीं आएगी तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है, यही बात बच्चे को समझ नहीं आता है। तो ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सॉरी फंक्शन का रिलेशन, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। बात आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को जो गौर से सुन रहा है, ओके। तो बच्चों ये समझ नहीं आता है, जैसे ये 1 2 2 1 है, चलो 1 2 2 1 है, तो पहली बात तो R2 जो ये एक रिलेशन R2 मैंने एग्जांपल दिया, इसी सेट पे इसी एग्जांपल मैंने लिया, ओके। तो पहली बात 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मैंने पहले बोल दिया। 1 2 का उल्टा 2 1 होता है यानी ये सिमेट्रिक है, 1 2 का उल्टा 2 1 1 2 है तो 2 1 होगा, ओके है, तो ये सिमेट्रिक है। 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2 है, सब पे चेक करना, 1 2 का उल्टा 2 1 है, हां है, 2 1 का उल्टा 1 2 है, हां है, तो हो गया x y x, ओके सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव सर क्या बोले कि एक को ऐसा पकड़ो कि एक का y कोऑर्डिनेट दूसरे के x कोऑर्डिनेट, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, तो 1 1 इसके अंदर इसको खत्म करो, जो बराबर हो जाए उसको हटाओ, दो तो मिल गया। अब चेक करो 1 1 इसके अंदर है, चेक करो 1 1 है, 1 1 है ही नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं है, खत्म, ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए एक वजह काफी है, रिलेशन एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन नहीं होने के लिए एक ही वजह काफी है, होने के लिए सबको चेक करना पड़ेगा। अब जैसे ट्रांजिटिव और चेक करना एक और तरीके से है, इसका भी y कोऑर्डिनेट 1 है, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, 1 1 हटाओ तो 2 2 मौजूद हो जाए, 2 2 नहीं है इसके अंदर ऑब्वियसली है, तो ये सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर सेट मैंने 1 2 3, ये अलग एग्जांपल था, ये अलग एग्जांपल है, आप सुनो 1 2 3। अब R1 मैंने दे दिया है तुमको लिख करके, मैं बोला ना कि तुमको क्वेश्चन में सेट भी दिया रहेगा, रिलेशन भी दिया रहेगा, तो 1 2 2 3 1 3 बहुत आसान है। तो आप देखो पहले बताओ 1 1 इसके अंदर है, नो सर 1 1 है ही नहीं, 2 2 है ही नहीं, 3 3 है ही नहीं, तो हमको तो एक ही पर अगर नहीं मिला तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 1 है ही नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद चलो अब 1 2 है तो 1 2 का उल्टा क्या करोगे, 2 1 2 1 इसके अंदर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, देखो दो पॉइंट को पकड़ो, ऐसा दो पॉइंट पकड़ो जिसमें एक में y कोऑर्डिनेट है दूसरा में x कोऑर्डिनेट बराबर हो, ठीक है। तो देखो ये y कोऑर्डिनेट 2 है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये दो, ये दोनों हटाओ, ये दोनों हटाओ, तो बचा 1 3 1 3 इसके अंदर मौजूद है, हां है, तो खुश नहीं हो जाना इतने पे खुश नहीं हो जाना, गड़बड़ा जाएगा। और भी चेक करो अगर ऐसा मिल रहा है तो एक का दो, ये दो को चेक कर लिया तुमने, ओके चलो अब चलो अब इन दोनों को चेक कर लो, अब इसको इसके साथ देख लो, इसके साथ में मैच नहीं करेगा, क्या y कोऑर्डिनेट x बराबर होना चाहिए, इसके साथ इसका y कोऑर्डिनेट और किसी का 3 है x कोऑर्डिनेट नहीं है, हटाओ खत्म करो, नहीं है, x कोऑर्डिनेट होना चाहिए।
फिर उसका देखो इसका y कोऑर्डिनेट 3 है, कहीं x कोऑर्डिनेट 3 है, नहीं है, नहीं है, हो गया, सब चेक कर लिया, यानी कि आप टेंशन ही नहीं है। जब मिल भी नहीं करेगा तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, एक तो एक मिला उसमें भी चेक हो गया। अब जब मिल भी नहीं करता तो ट्रांजिटिव ऑलरेडी है, मैंने बोला कि जब नहीं मिलता दो नहीं मिलता तो फिर बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजिटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दो मिला, स्टार्टिंग में ही मिल गया, बाकी उस आगे भी चेक करना पड़ेगा। नहीं होने के लिए एक वजह काफी, होने के लिए सब चेक करना पड़ेगा। ओके, ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव है, ठीक है, R1 इज ट्रांजिटिव। ओके ओके गाइस, उसके बाद R2 के बारे में बात करते हैं। चलो यहाँ पे 1 1 भी है, 1 2 1 2 2 है। चलो R2 ये देखो 1 1 है, 2 2 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बोला ना कि एक है लेकिन दो दो नहीं है, तीन है। ए में जो एलिमेंट है उसका सबसे मिलना चाहिए, जो नहीं, तो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए सेम वाला को चेक नहीं करना, 1 2 का उल्टा 2 1 है। ओके 2 2 का टेंशन नहीं है। मैंने सेम वाले को बोला ना कि रिफ्लेक्सिव में कोई सिमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं होता सेम वाले की तरफ से। तो 1 2 का उल्टा 1 है। ओह सर आपको दूसरा है नहीं एक्स्ट्रा उल्टा पलटा, लेकिन 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, यानी कि ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव ले चेक करो, मेन है ट्रांजिटिव, ध्यान देना। तो यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने जो बनाया है क्वेश्चन आंसर करता लो, आप समझ में आएगा। लो हो गया, चलो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी कि अब रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक ले देखो 1 2 का उल्टा 2 1 है, सर सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 से कोई दिक्कत नहीं है सिमेट्रिक को। ट्रांजिटिव ले चेक करो, मेन ट्रांजिटिव देखो, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पे ले लो, y कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट 1 है, ठीक है गाइस। तो 1 1 से हो गया, तो 1 2 ये 1 2 खुद है। फिर ये वाला वो चेक हो गया। अब इसी का और किसी का देखो जिसका x कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट किसका 1 है, नहीं है, नहीं है, हटाओ इसका खत्म करो। आप चलो इसका देखते हैं, y कोऑर्डिनेट 2 है, x कोऑर्डिनेट 2 है, चलो ठीक है। चलो 2 2 खत्म करो, 2 2 खत्म करो, खत्म करो, 1 1 बचा, 1 1 बचा, 1 1 ऑलरेडी है, ये हो गया। अब किसी का और चेक करो कि किसी और का x कोऑर्डिनेट 2 है, हां है, तो इसको इसके साथ ले लो, तो 1 2 1 2 खुद है। चलो और किसी का नहीं है, हो गया खत्म। अब इस पे आते हैं, किसी का x कोऑर्डिनेट 1 है, ये y कोऑर्डिनेट 1 है, तो x कोऑर्डिनेट 1 किसका है सर, तो बचेगा 2 1 2 1, ये खुद 2 1 2 1 खुद है, हो गया। चलो हटाओ, फिर और है नहीं, चलो आगे, चलो 2 पे चेक करो, इसका y कोऑर्डिनेट 2 है, ओके, और x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 है, तो ये 2 2 खत्म करो, 2 1 2 1 ये खुद है, चलो हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। सब पे चेक करना पड़ेगा, नहीं होने के लिए एक वजह काफी है, होने के लिए सब पे लगाना पड़ेगा। 3 के लिए चेक करो, 3 3 3 को मिल भी नहीं करेगा, x कोऑर्डिनेट है नहीं, इसका मतलब ट्रांजिटिव है, जो भी एक मिला था तो सब चेक कर लिया। अब 3 3 के लिए तो कोई मिल नहीं रहा है, ओके, नहीं मिल रहा तो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है, सब पे चेक करना पड़ेगा। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसको बोलेंगे R2 एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस तभी बोलते हैं जब सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और आपको ट्रांजिटिव होता है तब, ठीक है। तो आई थिंक इस एग्जांपल के थ्रू आपको बात समझ में आ गया होगा, वही सब एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो ये देखो, ये जो है आपको 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये जो 1 लिखा हुआ है, ये इक्वल एक तरह का यूनिवर्सल रिलेशन है। सबसे बड़का रिलेशन बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, सबसे छोटा रिलेशन होता है इक्विटी रिलेशन, वो हमेशा सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है, ध्यान देना, ओके। तो R2 जो है वो एक क्रॉस ए है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन जो सबसे बड़ा रिलेशन होता है, उस जो यूनिवर्सल रिलेशन है, सबसे बड़ा रिलेशन जिसको यूनिवर्सल रिलेशन कहा है हमने, वो सबसे बड़ा रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव होगा, यही है। तो चूंकि ये जो R2 है आपका, R1 यहाँ देखो 1 1 1 2 2 2, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, और 1 2 का टोटल 1 सिमेट्रिक लिया, और ट्रांजिटिव चेक करना है तो ट्रांजिटिव चेक कर लो, ट्रांजिटिव के लिए ये वही एग्जांपल दिया हमने। चलो क्वेश्चन, चलिए ठीक है, आ जाओ। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, द रिलेशन लेस देन, कई बार एग्जाम में पूछा, लेस देन या ग्रेटर देन। लेस देन बोलेगा तो ए लेस देन बी, ओके, लेस देन और इक्वल टू बोलेगा तो ए लेस देन और इक्वल टू बी, ये इंपॉर्टेंट है। तो लेस देन क्या होता है, तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सिर्फ ट्रांजिटिव होता है। कैसे होता है देखो, लेस देन बोल रहा है तो अपने मन में पहले कुछ नंबर एग्जाम, इस तरह सवाल बनाने का तरीका है, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। लेस देन बोल दिया ना, तो क्या करो, तुम कोई नंबर चुन लो, कोई भी नंबर, ठीक है। चलो जैसे जैसे हम कोई नंबर ले लो, जैसे बताओ 4, रिफ्लेक्सिवली क्या करोगे, रिफ्लेक्सिवली क्या करोगे, 4 ले लो तो 4 4 ले लोगे, 5 लो तो 5 5 ले लोगे। सर काहे ले रहे 4 5, क्यों, कुछ बोला रियल नंबर, नेचुरल नंबर बोलेगा तो कहानी वैसे रहेगा, ठीक है। तो 4 4 ले लो, आप पढ़ो उसको, 4 4, आप बोला 4 4 से छोटा है, 4 4 से छोटा है, 4 4 से छोटा है, ओके, ये गलत बात है। कोई नंबर खुद से छोटा नहीं होता है, कोई नंबर खुद के बराबर हो सकता है, ओके, छोटा नहीं होता है, तो गलत बात है, ये फॉल्स है, गलत बात आया। 5 5 से छोटा है, 6 6 से छोटा, क्योंकि लेस देन बोल रहा है, लेस देन लेना, जो बोल रहा है उसमें वही लेना, ठीक है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। तो लेस देन वाला फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, लेकिन यही पे क्वेश्चन है, यही पे बात समझ लो, बाद में नहीं बोलना कि सर क्या बोल रहा है, मत बोलना कि सर बाद में क्या बोल रहा है। अगर बोलता है क्वेश्चन लेस देन और इक्वल टू, बोलता है लेस देन और इक्वल टू, ऐसा ऐसा करके लिखा था, लेस देन और इक्वल टू, तो 4 4 लेते हैं, 4 4 लेते हैं, पढ़ते कैसे बताओ, 4 4 से छोटा या बराबर है, 4 4 से छोटा या बराबर है, छोटा तो नहीं लेकिन बराबर तो है ना, कोई नंबर खुद के बराबर तो होता है ना, अधूरी बात तो एक साथ तो कभी हो ही नहीं सकता है, कोई एक ही बात लागू होगा, 4 4 के बराबर तो है ना, बात ट्रू है, ट्रू है यानी रिफ्लेक्सिव है, ओके, सब पे लागू हो जाएगा, 5 5 6 6 7 7, कोई भी रियल नंबर उठा लो तो, ठीक है। तो अगर लेस देन और इक्वल टू है तो रिफ्लेक्सिव होगा, और लेस देन केवल है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये वाला लेस देन इक्वल टू रिफ्लेक्सिव है, ओके, ये बस समझा दिया। फिर ये बात होता है ग्रेटर देन, तो 4 4 से बड़ा नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। फिर 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता, तो 4 4 के बराबर तो है, तो वो रिफ्लेक्सिव होता, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब चलो, अब लेस देन की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चलते सिमेट्रिक के लिए, अगर मान लो 4 6 से छोटा है, एक लेंगे 4 अगर 6 से छोटा है, सॉरी गाइस,
4 6 से छोटा है, ओके, तो 6 4 से छोटा होगा क्या? नो, कभी नहीं, गलत बात है। 4 6 से छोटा ही बात सही है, ओके, ये एक लेना पड़ेगा सही है, दूसरा ढूंढना है उल्टा करके, एक्स वाई तो वाई एक्स। तो 4 6 से छोटा है तो 6 भी 4 से छोटा अगर होता तब बोलते ये सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ छोटा होता है, 6 4 से बड़ा होता है, तो ये लेस देन वाला सिंबल जो है ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इक्वल टू भी रहेगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा, इक्वल टू भी सिमेट्रिक नहीं होगा, ओके। चलो अब चलते हैं ट्रांजिटिव की, देखते हैं ट्रांजिटिव। चलो 1 2 से छोटा है, एक ले लिया, फिर 2 3 से छोटा है, तो ऑब्वियसली कि 1 3 से छोटा होगा करेगा, गारंटी कि 1 3 से छोटा होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। ना सिमेट्रिक है ये, ना रिफ्लेक्सिव है, सिर्फ ट्रांजिटिव है। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। अब इसको मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह बनाने की जरूरत नहीं है, इसको देखना चाहता हूँ तो समझ मैंने एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल चेक कर लेना, ठीक है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सॉल्व करने का तरीका है, सब्जेक्टिव में तो लिखा हुआ है। तो देखो लेस देन रहेगा तो केवल ट्रांजिटिव होगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ग्रेटर देन होगा तो ओनली ट्रांजिटिव होगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, जो मैंने बता दिया आपको। अभी क्वेश्चन सुनो, ये आएगा, इस तरह भी दे देता है कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, आप सोचो एक्स वाई की पत्नी है, अब हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना, सेम सेम करेंगे, एक्स एक्स, तो एक्स एक्स की पत्नी है। नो, कोई भी इंसान खुद की कैसे पत्नी होगी? कोई भी इंसान अगर औरत है तो औरत खुद की पत्नी कैसे हो जाएगी, या मर्द मर्द खुद की पत्नी कैसे हो? पत्नी ही बोलना, जो बोल रहा है वही बोल लेना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक। चलो एक्स अगर वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी कैसे होगी? रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक के लिए बोल रहा हूँ। एक्स वाई की पत्नी है, अगर एक्स वाई की पत्नी है, एक्स कोई है जो वाई की पत्नी, तो वाई तो हस्बैंड ना हुआ, वाई एक्स का पत्नी कैसे हो जाएगा? तो अगर एक्स वाई की पत्नी है, वाई एक्स की पत्नी होती तब ना सिमेट्रिक बोलते हैं, बट यहाँ पे एक्स वाई की पत्नी है लेकिन वाई एक्स की पत्नी तो नहीं, हस्बैंड है वो, यहाँ पत्नी होनी चाहिए, तो यानी कि सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखो, अगर एक्स, ध्यान देना, एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, तो वाई जेड की पत्नी होनी चाहिए। अब तुम पता है कि एक्स वाई की पत्नी, तो वाई तो हस्बैंड है, तो वो हस्बैंड किसी का पत्नी कैसे हो जाएगा? तो तुमको दो तो मिल ही नहीं रहा है कि एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड मिलेगा तब ना जाकर तुम जेड जेड एक्स ढूंढोगे, तो तुमको एक्स वाई वाई जेड, तो वाई खत्म करो तो एक्स जेड ढूंढते हैं, एक्स जेड। तो यहाँ पर तुमको एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, पहला वाला मान लिया सही है। अब वाई जेड की पत्नी है, तो वाई तो हस्बैंड है किसी का, तो वाई किसी की पत्नी कैसे हो जाएगी? तो तुमको दो मिल ही नहीं पा रहा है, तो मैंने बोला जब भी दो नहीं मिल पाए तो उसको बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव बोलना, ट्रांजिटिव तब बोलोगे ढूंढोगे जब दूसरा मिल जाता तब, लेकिन यहाँ पर दो मिल ही नहीं रहा है ना, तो ये लिखा हुआ है एक्स वही वाला लिख दिया कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये लॉजिक से बना सकते हो, आर इज जो है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक ओनली ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे वो समझा दिया, ओके। चलो वही बात सिस्टर वाला, एक्स वाई की सिस्टर है, वही समझ आना, और ट्रांजिटिव है बता दिया। उसके बाद इक्वेशन सब बहुत इजी सब है, ये दो नंबर को दो इंटीजर को घटाओ तो इंटीजर ही मिलेगा, दो इंटीजर को कैसे घटाओ, चाहे 4 में 4 घटाओ 0 होगा, 5 में 5 तो 0 होगा, तो 0 भी इंटीजर है, तो सेम सेम नंबर को घटाने पे भी जो इंटीजर आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक होगा, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। एक्स वाई डिविजिबल बाय एक्स, ये देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये खुद से देख लेना, प्रैक्टिस करना, ओके। चलिए, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा, जो मैंने लॉजिकल बात बताया यहाँ से स्टार्ट करके समझ लेना, ठीक है। सेम सेम रहेगा तो रिफ्लेक्सिव, और उल्टा फुल्टा रहेगा तो ट्रांजिटिव ए सिमेट्रिक, और अगर दो मिल गया किसी ढूंढोगे एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड ढूंढोगे, और मिल गया तो ट्रांजिटिव, नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दो नहीं मिला एक ही मिला तो ट्रांजिटिव तो बाय डिफॉल्ट है, ऐसे आना, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फंक्शन समझो क्या है, फंक्शन क्या है समझो। ये फंक्शन जो है ना एक स्पेशल टाइप का ही रिलेशन है, मैंने एक स्पेशल टाइप का रिलेशन जिसको फंक्शन कहेंगे। आप कौन कौन फंक्शन होते हैं, बहुत बहुत डायग्राम समझो। जैसे मैंने तुमको बताया था, ध्यान दो, एरो डायग्राम से समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए, मैंने एक एग्जांपल लिया, ए से ए का ए और बी है एक सेट जिसका अंदर एबीसी है, ये 1 2 3 4 है, ओके। सेट ए में एबीसी है, बी में 1 2 3 4 है, तो ए का रिलेशन 1 से भी है, और बी का रिलेशन भी 1 से है, और सी का रिलेशन 2 से है, ओके। इस तरह करके देखो, तो मैं तुमको बताता हूँ, देखो इसको बोलते हैं, याद है ना, डोमेन, इसको बोलते हैं रेंज, ओके। इसको इनपुट बोल सकते हो, इसको आउटपुट बोल सकते हो। अगर इधर के हर एक एलिमेंट से एक एरो निकले, ध्यान, इंपॉर्टेंट बात सुना, इंपॉर्टेंट, अगर इधर के हर एक एलिमेंट से एक एरो निकले, एक एरो, हर एक एलिमेंट से दो एरो नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अगर हर एक एलिमेंट से एक एरो निकले, ओके, उसको बोलेंगे वो फंक्शन है, ओके। लेकिन अगर दो, जैसे मान लो, ध्यान दो, मैं तुमको समझाता हूँ, जैसे एग्जांपल यहाँ देखो, यहाँ ए से दो एलिमेंट, दो एरो निकल रहा है, एक एरो 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, ओके। ओके गाइस, क्या हो गया ये, ओके, हाँ। ए से 1 भी, ए का संबंध 1 से भी 2 से भी है, माने एक ही एलिमेंट से दो एरो निकल रहा है। अगर दो एरो निकल रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए। अब वो पहला कंडीशन तो ये है कि हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए, दूसरा कि हर एक एलिमेंट का निकलना, बचना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ देखो, जैसे इसमें देखोगे, ये वाला एग्जांपल में, यहाँ देखो, एक सी बचा हुआ है, सी बचा हुआ है, सी बचा हुआ, बचना नहीं चाहिए, ओके। इसको ऐसे तुम समझ सकते हो कि इधर इधर ना, ये जो है इधर, ओके, उसका ब्याह करवाना है इधर का, ओके, सेट एक एलिमेंट का ब्याह करवाना है, ठीक है। ये जो मान लो कि ए है, ए जो है वो एक, मान लो कि गांव है, अभी एक दूसरा गांव है, ठीक है, उसका ब्याह करवाना है। तो इस गांव ए के सारे आदमियों का, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, उसका शादी करवाना है, एकदम कंडीशन है, शादी होना ही होना है उनका। और बी के सारे आदमी का शादी होना कोई जरूरी नहीं है, शादी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई बिना शादी के रह सकता है, ये मतलब ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट का शादी होना जरूरी है, तो यहाँ ए के सारे एलिमेंट का शादी हुआ है,
यहाँ पर भी सारे एक सारे एलिमेंट का शादी हुआ है, शादी मतलब वहां से एरो निकल रहा है, एरो निकला यानी शादी हुआ है, यहाँ भी शादी हुआ है, बट यहाँ पर दो शादी, सी बेचारा बेचारा बिल्ले है। फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन है, पहला कंडीशन कि एक के सारे एलिमेंट का, पहला वाला जो डोमेन है, डोमेन का सारे एलिमेंट का शादी होना चाहिए, और दूसरा कि सबका एक एक शादी होना चाहिए। देखो यार, ये देखो एक एक शादी, एक एरो यानी एक शादी, ये सबका शादी हो रहा है, सबका शादी हो रहा है, सबका शादी हो रहा है, और यहाँ सबका शादी नहीं हो रहा है, यानी कि ये फंक्शन है बट ये फंक्शन नहीं, भेजा में क्या, ये फंक्शन नहीं है, पहली बात, क्योंकि सी बच गया, पहला बात। दूसरा कंडीशन है कि एक ही शादी होना चाहिए, तो एक एरो दो, इसका भी एक शादी, इसका भी एक शादी, इसका भी एक शादी। हाँ, अलग बात है कि इन दोनों का एक ही, उधर के एक ही आदमी से शादी है, वो अलग चीज है, वो चलेगा, वो देखिए इधर के बंदों पर, यानी कि इस गांव के बी गांव जो है, बी गांव, इस भोलाराम गांव बोल सकते हो उसको, ठीक है, जो भी बोल दो, तो ये जो भोलाराम गांव है या बलुहा, मान लो बलुहा है कोई गांव है, तो इस गांव के एक एलिमेंट, माने हर एक मेंबर का शादी होना कोई जरूरी नहीं, पहला बात, वो कोई बच्चा भी रह सकता है, शादी नहीं भी कर सकता, कोई शादी एक भी कर सकता है, एक से ज्यादा भी कर सकता है, इसकी आजादी है। लेकिन इनके साथ आजादी नहीं है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फंक्शन, क्योंकि देखो ना, पहले तो सब एलिमेंट्स का शादी हो गया, सबका शादी हो गया, और एक एक शादी हुआ है, एक एक, तो ये फंक्शन है, ओके, सबका शादी है, एक एक शादी है, तो फंक्शन है। यहाँ पे सबका शादी तो है, लेकिन एक ही एलिमेंट का, यहाँ पे एक ही एलिमेंट का दो शादी है, जो कि मुमकिन नहीं है। मैंने बोला फंक्शन होने के लिए हर एक एलिमेंट का एक ही शादी होना चाहिए, एक है, उधर वाले का एक से ज्यादा हो सकता है, चलेगा, ओके। एक ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये दोनों फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन है, ठीक है। और उसमें भी ध्यान दो, अगर फंक्शन में भी, फंक्शन दोनों फंक्शन है, फंक्शन होने के लिए अभी याद रखना, तुम अगर याद रखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से, तो a1 b1, यानी कि a1 b1, दो यहाँ पे a1 b1, ये फंक्शन क्यों नहीं, यहाँ देखो a1 a2, देखो यहाँ पे a1 a2, दो पॉइंट बना, a1 a2, ओके, a1 a2, मैंने r3 लिखा, r3 देखो यहाँ पे r3 लिखा, a1 a2 b3 c4 लिख दिया। तो यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, यहाँ देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। तो अगर कोई भी दो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाए तो फंक्शन नहीं होगा, कोई भी दो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाए तो फंक्शन नहीं होगा। और एक्स कोऑर्डिनेट किस में सेम होता है बताओ, वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है, वर्टिकल लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं होता है। तो वर्टिकल लाइन कभी भी कोई ग्राफ को देख करके तुम बताना कि फंक्शन है का ग्राफ है कि नहीं है, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लोगे और वो वर्टिकल लाइन दो पॉइंट या दो से ज्यादा पॉइंट कट कर गया और वो फंक्शन नहीं हो, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं होना चाहिए। अरे देखो यहाँ देखो, इसको चेक करो, इसको देखो, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, ये फंक्शन है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, फंक्शन है, बट यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो गया, फंक्शन नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक तो कौन बच गया सर, कहीं बी में एक थी, कौन बच गया, सी बचा हुआ, सी नहीं है, एक सी बच गया, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि सी बचा हुआ है, जबकि एक्स नॉट सेम नहीं है, फिर भी एक सी बचा हुआ है, ओके, सी बचना नहीं चाहिए, पहले बता दिया। तो ये तीसरा वाला एग्जांपल और ये वाला चौथा वाला एग्जांपल, एक फंक्शन नहीं, दोनों फंक्शन है। अब सुनो, अब इंटरेस्टिंग सुनो, ये R1 है या R2 है, माने रिलेशन ही फंक्शन बनता है, रिलेशन ही फंक्शन बनता है। अब इसमें क्या था रिलेशन में कि एक एरो से देखो, ये भी रिलेशन है, 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 ये भी रिलेशन है फंक्शन में, लेकिन वो रिलेशन को फंक्शन कहेंगे जिसमें हर एक एलिमेंट ए से एक ही एरो निकलना चाहिए, और दूसरी बात ये कि हर एक का इस्तेमाल होना चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन होता है, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ध्यान देना। तो R1 R2 रिलेशन है, फंक्शन है, बट R3 R4 फंक्शन नहीं है, रीजन भी दे दिया। अब गौर सुनो, ओके, अब रिलेशन फंक्शन तो है, R1 फंक्शन है, R2 फंक्शन है, क्योंकि x नॉट सेम नहीं है। अब ये कैसा फंक्शन सर, अगर इधर के दो या दो ज्यादा एलिमेंट का सेम एलिमेंट्स उधर सेटिंग है, शादी है, ओके, सेम सेम से, ओके, तो इसको बोलते हैं मिनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मिनी, हाँ, ये तो कंडीशन है कि सब यूज रहा है, एक सबका एक सिंगल सिंगल है, लेकिन उधर के एक ही एलिमेंट का, उधर से आप देखो बी के साइड से कोई दिक्कत नहीं, आजादी है, बी के एक ही एलिमेंट का अगर एक से ज्यादा शादी हो गया तो कहते हैं उसको मिनी वन फंक्शन, यानी कि मिनी वन एक से ज्यादा कैसे, मिनी वन फंक्शन, फंक्शन तो है लेकिन मिनी वन है, ओके, मिनी वन, या इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, इंजेक्टिव, हाँ, मिनी वन देख लेंगे, हाँ, इंजेक्टिव, हाँ सर, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन है, मिनी वन फंक्शन। इसमें देखो सिंगल सिंगल है, इसका अपना यूनिक है, इसका अपना यूनिक है, इसका अपना यूनिक है, इसको बोलते हैं वन ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ऑन टू फंक्शन, ओके, ऑन टू मतलब कि सॉरी, वन ऑन टू नहीं, वन वन, ओके, सो उल्टा बोल दिया, इसको बोले मिनी वन, इसको बोलेंगे वन वन, ऑन टू बाद में बात करते हैं, ओके। तो एक सिंगल सिंगल सब, यहाँ दो एलिमेंट ऐसा है जिसका सेम से शादी हुआ है, यानी यहाँ वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, वाई कोऑर्डिनेट सेम, तो इसको बोलते हैं मिनी वन फंक्शन, ठीक है, ये मिनी वन फंक्शन है, ठीक है, मिनी वन, ओके। उसके बाद इसको बोलते हैं सर, यहाँ पर सबका सिंगल सिंगल अपना, तो इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन, सिंगल सिंगल सबका, ओके। और इसा देखो बी का, यहाँ पर देखो बी का सिर्फ दो एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है और बच गया बेचारा, बिल्ला बच गया, तो इसको बोलते हैं अगर बिल्ला बच गया, यानी कि यहाँ पर देखो इसका डोमेन जो है 1 2 है, और रेंज जो, सॉरी, डोमेन का है, रेंज जो है 1 2 है, और कोडोमेन 1 2 3 4 है, जो छोटा है, अगर रेंज कोडोमेन से छोटा हो गया, बराबर नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं इनटू, बच गया, कोई इधर बी में बच गया, तो मतलब बी के कोई भी एक एलिमेंट बच गया तो उसको बोलते हैं इनटू, यानी वो ऑन टू नहीं है। और अगर नहीं बचा, जैसे यहाँ दो या बी में यही डोमेन है, ये रेंज है, यही डोमेन है, यही रेंज है, यही डोमेन है, यही रेंज है, डोमेन रेंज जो है कोडोमेन, डोमेन कह दिया, सॉरी गाइस, कोडोमेन, यही रेंज है, यही कोडोमेन है, यानी रेंज यहाँ पर कोडोमेन के बराबर है। मैंने बोला था ना कि जो रेंज होता है वो कोडोमेन से छोटा या बराबर होता है, रेंज चूंकि कोडोमेन के बराबर है, तो इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, कोई बचा नहीं चाहिए। अगर ध्यान दो,
फंक्शन कब होता है बता दिया। अब फंक्शन होगा अगर, तो अगर ए के सारे एलिमेंट, अगर ए के दो या दो ज्यादा एलिमेंट का सेम उधर इमेज हो गया यानी फंक्शन रिलेशन हो गया, तो उसको बोलते हो मेनी वन फंक्शन, ठीक है। अगर ए का अपना अपना सिंगल सिंगल एरो निकला हुआ है, सिंगल सिंगल है, सेम सेम नहीं है उधर के, तो कह देना उसको वन वन फंक्शन। अब बी में अगर रेंज अगर कोडोमेन से छोटा है तो बोलोगे इनटू फंक्शन, यानी ऑन टू नहीं है वो। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ओके, ये तो ए साइड से दो टाइप बता दिया, वन वन मेनी वन, और बी साइड से बता दिया ऑन टू और इनटू, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, बहुत आसान है। चलो आ जाओ चेक करने के तरीका सुनो। फंक्शन को अगर लाइन से चेक करना, वर्टिकल लाइन टेस्ट मैंने बोला, लाइन ये जो सर्किल वाला ये फंक्शन है, वन वन, ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन ही नहीं है। मिनी वन ऑन टू तो छोड़ो, फंक्शन ही नहीं है। वर्टिकल लाइन कोई ग्राफ को चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, अब वर्टिकल लाइन अगर दो पॉइंट पर कट कर गया, दो पॉइंट पे ऐसे मैक्सिमम, ऐसे नहीं कि सर यहाँ खींच दिया तो यहाँ को नहीं कटा, मैक्सिमम काट के देखना, तो मैक्सिमम दो पॉइंट पर कट कर गया, यानी कि फंक्शन वन वन, सर ये फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, बट ये फंक्शन है ये, क्योंकि एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, फंक्शन है। ओके, लेकिन ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये फंक्शन जो है मिनी वन फंक्शन है। मिनी वन क्यों है? क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि फंक्शन को चेक करने के लिए तुमको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और फंक्शन वन वन है कि नहीं है, ओके वन वन है कि नहीं है, उसके लिए तुमको हॉरिजॉन्टल लाइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। फंक्शन हॉरिजॉन्टल वन वन है कि नहीं, क्योंकि इसकी देखो एक ही एक्स दो दो वाई, एक दो अलग अलग एक्स के लिए वाई का वैल्यू सेम है, ओके, इसको बोलते हैं कि ये मिनी वन है, बता दिया। तो फॉर वन वन इनपुट, माने कि फंक्शन होने के लिए एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए, देयर मस्ट बी वन आउटपुट। टू चेक फंक्शन फ्रॉम ग्राफ यूज वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर ग्राफ से आप फंक्शन चेक करना चाहते हो तो वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। वर्टिकल लाइन अगर दो पॉइंट पर टच करके कट कर गया तो वो फंक्शन नहीं है, एक पॉइंट पर कट कर गया तो फंक्शन है, बता दिया पूरा। ओके, ये मस्ट हैव यूनिक इमेज, माने हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए भैया, ये जो यहाँ बताया है तुमको, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो हर एक रिलेशन फंक्शन, हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन फंक्शन, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो वन वन फंक्शन होने के लिए ध्यान दो, अगर x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट है तो दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज अलग अलग होना चाहिए, दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज भी अलग होना चाहिए। अगर x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट है तो दोनों का इमेज भी अलग होना चाहिए, इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। ओके, या ऐसे बोलो, दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एलिमेंट सेम यानी कि एक ही पॉइंट की बात हो रही है, दोनों एलिमेंट अगर सेम है तो दोनों का इमेज भी सेम होना चाहिए। ये भी दो तरीके से बोलने का तरीका वन वन फंक्शन का, कि अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो उसका इमेज यानी y1 y2 भी बराबर नहीं होना चाहिए, तो वन वन है। अगर x1 x2 बराबर है तो उसका इमेज भी x बराबर होना चाहिए, ये भी वन वन है। याद रखना, दोनों सेम ही होने का क्या मतलब, एक ही पॉइंट की बात हो रही है। ये लिखा हुआ है देखो, x1 नॉट इक्वल टू x2 तो fx1 नॉट इक्वल टू fx2, इसको बोलेंगे ये फंक्शन वन वन है। या इसे बोलो x1 x2 के बराबर यानी कि एक ही पॉइंट की बात हो रही है, तो उसका इमेज भी एक ही होना चाहिए, यानी कि उनका इमेज भी बराबर होना चाहिए, fx1 और fx2, इसको बोलते हैं इमेज। ये y1 y2 को fx1 ही बोला जाता है, ठीक है। y1 हो गया fx1 और y2 हो गया fx2, तो ये हो गया तुम्हारा वन वन का डेफिनेशन, एग्जाम में सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है वन वन, ठीक है। x1 नॉट इक्वल टू x2, और अगर मान लो x1 दो एलिमेंट अगर अलग अलग है, दो अलग अलग डोमेन का पार्ट है, और ये उसका इमेज सेम हो गया, तो सिंपल सा बात है, अगर दोनों अलग अलग एलिमेंट है, ये x1 है ये x2 है, और उसका इमेज सेम हो गया, सेम इमेज हो गया, ऐसे करके ऐसे, तीसरा ये फंक्शन जो है, फंक्शन तो है लेकिन ये फंक्शन वन वन है, मेरी वन है, क्योंकि दो से मतलब। लेकिन अगर ये ऐसे करते हैं तो ध्यान दो, अगर x1 देखो f इज नॉट वन वन मिनी वन फंक्शन, नॉट वन वन मतलब मिनी वन फंक्शन, या तो नॉट वन वन बोलो या मिनी वन बोलो, बात सेम है, ठीक है। और x1 x2 को बराबर हो जाए, यानी x1 x2 बराबर यानी कि एक ही पॉइंट की बात हो रही है, और उसका इमेज बराबर नहीं है, यानी उसका इमेज बराबर नहीं है, ऐसा तो दो एरो निकलना ही नहीं चाहिए, तो ये फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, बता दिया। तो अगर x1 x2 के बराबर है बट उनका इमेज बराबर नहीं, तो इसको फंक्शन ही नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ऑन टू के लिए भी अगर रेंज कोडमेन के बराबर है तो ऑन टू है, और बराबर नहीं है छोटा है तो बोलेंगे उसको कि वो इनटू है, ऑन टू नहीं है, बता दिया है कि अगर रेंज कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि एफ ए बराबर एफ बी हो जाए, ओके, यानी रेंज है ये कोडमेन है, बी को कोडमेन बोलते हैं। अगर फंक्शन एफ ए से बी में है तो बी को कोडमेन बोलते हैं, बराबर है तो उसको ऑन टू बोलोगे, अगर छोटा है तो एफ ए और बी से सबसेट है तो इनटू बोलोगे, ओके। और कोई फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है, वन वन भी है ऑन टू भी है, तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया था पहला वाला, जैसे ये वाला एग्जांपल, ये वन वन भी है ऑन टू भी है, वन वन भी है ऑन टू भी है, जो जैसे ये ऑन टू नहीं है क्योंकि इनटू होगा, जो ऑन टू नहीं होगा इनटू होगा, जो वन वन नहीं होगा वो मिनी वन होगा, ये मिनी वन इनटू है, ओके। और ये वन वन ऑन टू दोनों है, इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, बाइजेक्टिव, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा बाइजेक्टिव फंक्शन, ओके, बता दिया। अब चलो चेक करते हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से बना सकते हो सवाल, ओके। ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ए से बी में, ए से बी में एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर प्लस वन दे दिया, तुमको फंक्शन भी दिया रहेगा, कहां से कहां दिया रहेगा, सेट भी दिया रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ए से बी में, ओके। अब तब चेक करना है कि वन वन टू कर चेक करो, देखो डोमेन कैसे कौन होगा, वन टू थ्री, वन कर दो, वन कर दो, रखो, दो कम दो एक तीन, वन का इमेज तीन बनेगा, वन का इमेज तीन, यहाँ डायग्राम पुट करके देख लो, दो को दो चार पांच, दो का पांच हो जाएगा, तीन को तीन दो पांच एक सात, सात हो गया, तो तीन भी इसके अंदर, पांच भी सात भी है, ओके। और नौ एक्स्ट्रा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वन टू थ्री डोमेन हुआ, ये रेंज हो गया, तो ऑब्वियसली कि वन वन थ्री टू फाइव थ्री फाइव थ्री सेवन, ऑब्वियसली क्या हर एक एलिमेंट का अपना अपना इमेज है, ये वन वन है, मिनी वन नहीं है, वन वन है, ठीक है। और ऑन टू नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसका डोमेन रेंज जो है तीन पांच सात है, कोडोमेन तीन पांच सात नौ है, जो कि कोडोमेन बड़ा है, ओके। और रेंज छोटा हो गया, क्योंकि रेंज कोडमेन का सबसेट है, सबसेट तो हो भी करेगा, लेकिन छोटा है, बराबर तो नहीं है, तो यानी कि ऑन टू नहीं है, तो यानी कि ये वन वन है ऑन टू नहीं है,
ओके, यानी कि ऑन टू नहीं है तो उसको बोलते हैं इनटू, लिखा हुआ 1 1 एंड इनटू, प्लस लिख दिया, प्लस इनटू, मैं यहाँ समझाने के लिए। अब तुमको सिंपल तरीका बताता हूँ, ये लिखा हुआ, तो लिखा हुआ तो x बराबर इतना, 1 को बोलते हैं इनपुट, 1 को बोलते हैं इनपुट, और जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं आउटपुट। जो जो 1 रखा है उसको x का वैल्यू बोल दोगे, x करंट का वैल्यू, और जो जो पुट करके आंसर आएगा आउटपुट, इमेज जो आएगा उसको बोलते हैं आउटपुट, यानी कि y का वैल्यू, y करंट का वैल्यू, इमेज आउटपुट बता दिया। ओके, ये देखो x स्क्वायर, यहाँ चेक कर लो, x स्क्वायर दे दिया हमने। ओके, अब यहाँ a दे दिया, b दे दिया, रख के देखो, -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, 2 का स्क्वायर भी 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, तो रख के देखो 0 आउटपुट दिया हुआ है। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0। ओके, तो देखो वर्सेस यहाँ के हर एक एलिमेंट का इमेज बन गया था। ओके, देखो से ए -2 का भी इमेज 4 है, 2 का भी 4 है, तो ये 1 1 नहीं है, मिनी 1 हो गया, मिनी 1 हो गया, ये मिनी 1 फंक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। और चूंकि यहाँ पर जो रेंज है कोडमेन का बराबर है, यानी ऑन टू है, तो ये मिनी 1 है, और ऑन टू एग्जांपल से बता दिया। -2 का भी इमेज 4 है, 2 का भी इमेज 4 है, इमेज लो y का वैल्यू, तो भाई बता दिया। चूंकि यहाँ पे दो y कोऑर्डिनेट से यानी कि मिनी 1 है, बता दिया था, y कोऑर्डिनेट से होता है मिनी 1, और x कोऑर्डिनेट से होता तो वो फंक्शन ही नहीं होता है, समझा दिया था। ठीक है, इस तरह डायग्राम समझना आसान होता है, ये चीज समझा दिया मैंने। ओके, आज देखो यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, 1 का क्यूब 1 1 1 2 0, 2 का क्यूब 8 8 1 9, 3 का क्यूब 27 28 है, ये 1 1 भी ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ओके, बता दिया। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ये एकदम रामबाण है, एकदम जबरदस्त तरीका है, ये रामबाण है, माने एकदम ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक है, सबसे आसान तरीका है सवाल बनाने में। तुम इसको रामबाण बोल सकते हो, ऐसा करते हैं ना, इस पे हम तुम लोग के लिए दिल लगा देते, दिल दिल, हाँ दिल, ये बहुत मस्त है। अच्छा, अगर फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है, बहुत आसान मैं बता रहा हूँ, रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है, और x का पावर ऑड है, जैसे पावर 3 है, पावर 1 है, पावर 5 है, पावर 7 है, तो ऑब्वियसली ये क्या प्लस का प्लस आएगा, माइनस माइनस आएगा, जीरो जीरो आएगा, तो डिफरेंट इमेज बनेगा, तो लाजमी है कि वो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, इसमें शक नहीं है। तो ऑड पावर है तो 1 1 ऑन टू दोनों होगा, बाइजेक्टिव होगा। लेकिन इवन पावर, जैसे इवन पावर 2 का x और 2 है, x और 4 है, दो लोग है तो -1 का भी स्क्वायर बनाएगा, 1 का भी स्क्वायर बनाएगा, दो लोग 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो -2 का भी स्क्वायर आएगा, सेम एलिमेंट का उधर दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम हो जाएगा, तो वो ऑन टू नहीं होगा, यानी 1 1 नहीं होगा, मिनी 1 होगा। ओके, और जब वैल्यू पुट करोगे तो तुम जानते हो उधर स्क्वायर का भी नेगेटिव होता नहीं है, तो उधर तुम्हारा डोमेन में तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव आएगा, तो उधर तुम्हारा पॉजिटिव का तो इमेज बनेगा, जीरो का इमेज बनेगा, लेकिन नेगेटिव का इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव भी आता है। ओके, यानी कि 1 2 नहीं होगा। तो इवन पावर में 1 1 ऑन टू दोनों होगा, और ऑड पावर में 1 1 ऑन टू नहीं होगा, यानी कि वो दोनों नहीं होगा, याद रखना, लिखा हुआ है कि f बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, एंड ऑन टू भी होगा। ओके, याद रखना। लेकिन अगर फंक्शन में ऑड पावर है, ऑड नेचुरल, सॉरी इवन नेचुरल नंबर है, तो फंक्शन नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, f इज मेनी 1 और इनटू, इसी को बोलने का दूसरा तरीका ये। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक बता दिया रामबाण। ये सवाल बनाने का तरीका है जो सब्जेक्ट में आप देखते हो। ओके, ये बनाने का तरीका है, अपने पास तो सिंपल तरीका देखो, ये दो फंक्शन कुछ नहीं दिया तो रियल नंबर से रियल नंबर है, कुछ नहीं दिया तो रियल नंबर से रियल नंबर है, यानी कि x का पावर 1 है तो 1 1 भी ऑन टू भी है। सोचो, एक पावर है, ऑड पावर है, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, मैंने बता दिया, पहले शॉर्ट ट्रिक में सिखा दिया आपको। ओके, ये बनाने का तरीका है। ओके, ये बनाने का तरीका सब्जेक्टिव के लिए, ये ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड बहुत आसान होता है। ग्राफिकल मेथड में बताया था, ये ग्राफ खींचोगे, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, y = 3 + 5, स्ट्रेट लाइन जानते हो, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट प्लस है तो ऊपर कर दिया। अब इसको देखो तुम, ये परिवार तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे, एक पॉइंट कट रहा है, यानी कि 1 1 है। ओके, 1 1 तब नहीं होता जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे, दो पॉइंट कट गया तो 1 1 नहीं होगा। जैसे ये ग्राफ, ये x का ग्राफ है, और ऐसे ड्रा करोगे तो दो पॉइंट कट गया, ये 1 1 नहीं है। ओके, दूसरी बात कि इसमें देखो ग्राफ ऊपर भी है नीचे भी है, रेंज जो है पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और जीरो भी है, यानी कि रियल नंबर है। ओके, यानी कि रेंज जो कोडमेन के बराबर है, यानी कि 1 1 भी ऑन टू भी है, बट यहाँ पर देखो ऊपरी ग्राफ है, पॉजिटिव में, ओके, फंक्शन रियल से नेगेटिव तो है नहीं, यानी कि रेंज यहाँ पर कोडमेन के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ओके, ये समझ में आना चाहिए। तो ग्राफिकल मेथड भी है, कंसेप्चुअल बात बताने के लिए, आइए बता दिया है। फिर ये आगे आपका इवन, मैंने बोल दिया इवन है, इवन है तो 1 1 ऑन टू दोनों नहीं होगा, तो रियल नंबर से रियल नंबर बता दिया। क्यों कि 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, ऑब्वियसली है, तो डिफरेंट नंबर का इमेज सेम आ गया, ये 1 1 नहीं है। और ऑन टू नहीं है क्योंकि जानते हो कि पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, लेकिन नेगेटिव तो है, ये रेंज कैसा हो गया, अब कोडमेन में नेगेटिव भी आ रहा है, क्योंकि रेंज कोडमेन से छोटा है, बराबर नहीं आया, इसलिए ऑन टू नहीं है। तो मैंने बोला ना 1 1 ऑन टू नहीं है। ओके, एक बात ये कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर थोड़ा कहानी अलग हो जाता है। ओके, नेचुरल नंबर से नेचुरल में इवन पावर में भी 1 1 नहीं है, नेचुरल नंबर रहेगा, थोड़ा चेंज होगा, कहानी थोड़ा चेंज होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, बनेगा। ओके, डिफरेंट बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव ले नहीं सकता नेचुरल नंबर में, ऑब्वियसली है। ये 1 1 तो होगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू के लिए क्या कि 2 3 4 किसी का इमेज नहीं होगा। ओके, तो 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब चलते हैं, वो भी चेक हो गया, बहुत ही आसान है। ओके, अब चलते हैं कंपोजिट फंक्शन, बहुत ही आसान होता है। कंपोजिट में दो फंक्शन को मिला देते हैं, जैसे f g को भी मिक्स कर देते हैं, g और f को मिक्स कर देते हैं, fog gov hog gog, ओके, fof, इस तरह करके, तो बहुत आसान है। तो f ऑफ g, f और g को मिलाकर बनता है वो फंक्शन, g और f को मिलाकर बनता है, इसको बोलते हैं f ऑफ g, g ऑफ f ऑफ f, h ऑफ g, ओके, hog gog एटसेट्रा। ओके, तो fx दे दिया है 2x + 3,
और gx दे दिया 7x-5। अब बोल दिया फॉग निकालो, गॉफ निकालो। ये fg देगा तो फॉग या गॉफ ये पूछेगा, तो निकालो। कैसे निकालो? मैंने बोल दिया फॉग 2024 निकालो, फॉग गॉफ 2024 निकालो। बहुत आसान है। पहले तुम फॉग और गॉफ निकालो। ओके, क्या करोगे? जैसे फॉग निकाला ना, तो देखो फॉग निकालना है तो पहले जी का काम करोगे। इधर राइट से काम करते हैं, तो जी को अंदर रख दोगे, जी को अंदर ऐसे लिख दोगे, जी को अंदर। इस जी एक्स को सुना अच्छा से इंपॉर्टेंट है। एफ के लिए ये इनपुट हो गया, ये एफ के लिए ये इनपुट हो गया। तो एफ में जहां पर एक्स लिखा हुआ होगा, एफ में जहां पे एक्स लिखा हुआ होगा, उस एक्स को हटा के जीएक्स रख दोगे। एक्स को हटा के जीएक्स रख दोगे, तो 2 एक्स को हटाओ, जीएक्स रखो, 2 जीएक्स प्लस 3, और जीएक्स का मान दिया हुआ है, पुट कर दो। ओके, जीएक्स मान रख दो और ये कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ गया। अब यहां पे बोल रहा है कि फॉग निकालो 2024। ओके, तो 2024 रख दो, एक्स आंसर आ गया, खत्म। कैलकुलेशन कर लेना, तुमको बड़ा मुद्दा नहीं है। ओके, अब वैल्यू नहीं देगा, खाली एक्स में पूछेगा, खाली फॉग पूछेगा, तो खाली एक्स में छोड़ दो आंसर, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ओके सर, फॉग में पहले जी पे ऑपरेट किया गया, पहले जी पे ऑपरेट करो, गॉफ में पहले एफ पे ऑपरेट करो, दो गॉफ निकल खत्म। ये मच्छर सब जो है, चलिए आइए। ओके चलिए, तो यहाँ मैंने दो क्वेश्चन कहा गया सॉल्व आगे। हाँ चलिए, मैंने फॉग निकाल दिया, गॉफ भी निकाल सकते हो उल्टा। अब एफ एक्स 2x कर दिया, जी एक्स दिया 3x-2, अब तुमको फॉग और गॉफ निकालने वाला, तो वो बस हो गया। जी को अंदर करो, एफ में एक्स की जगह जी एक्स रख दो, एफ में एक्स की जी एक्स रख दो, जी एक्स का होल स्क्वायर, फिर जी एक्स का मान दिया हुआ, पुट करो, कैलकुलेशन आंसर आ गया। ओके, फॉग 0 पूछे, फॉग कुछ भी पूछे, अब गॉफ निकालना है तो एफ एक्स को अंदर करो, और एफ एक्स जी में एक्स की जगह एफ एक्स रख दो, जी में एक्स की जगह एफ एक्स रख दो, एक्स 3 इंटू एफ एक्स का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी पूछे वैल्यू देकर, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। पूछा क्वेश्चन फॉफ निकालो, ये आंसर का क्वेश्चन है, फॉफ निकालो। तो क्या करोगे? फॉफ में यानी कि एफ एक्स अंदर, एफ में ही एक्स की जगह एफ एक्स रखोगे, एफ में ही एक्स की जगह एफ एक्स रखोगे, तो एक्स की जगह एक्स ना, उसकी जगह एफ एक्स रख दो। अब एफ एक्स का होल बाय 3 होल लग गया, जो भी खाली एक्स को हटाओ, ये इसको हटाओ, उसकी जगह एफ एक्स पुट कर दो, एफ एक्स रख दिया, और एफ एक्स का मान कितना है? 8x का 1/3, 8x को लिखोगे, बता जल्दी बताओ, ये 8 को लिखोगे तुम, क्या चीज? 8 का पावर 1/3, x का पावर 3 9 9 कर दो, 2 का पावर 3 कर दो, 3 कट गया, 2 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2 2 8 16 16 x पावर 9 खत्म। अब पूछ देगा फॉफ 1 निकाल, तो 1 2 1 का पावर 1/9 1 ही होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी टेस्ट में पूछा भी हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जो भी एनसीईआरटी का एमसीक्यू है वो एग्जाम में कई बार दिया हुआ है, तो आप लोगों को ये दिमाग में नहीं रहेगा सर कि एनसीईआरटी का जो लिखे हो उस पे पीवाईक्यू तो नहीं लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, पीवाईक्यू नहीं लिखे, लेकिन वो कई बार पूछा जा चुका है, तो एनसीईआरटी लिख दिया, हो गया। ओके, तो फॉफ निकालना, तो एफ एक्स रख दो, एफ एक्स अंदर कर दो, एफ एक्स एक्स की जगह एफ एक्स रख दो, एफ एक्स का होल क्यूब, सब कुछ को ध्यान से रखना। अब एफ एक्स का मान रखा है 3 माइनस एक्स का, 3 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये होल क्यूब वही, ये एफ एक्स का मान इस एक्स की जगह रखा जाएगा, तो देखो ये 3 रहेगा ही रहेगा, एक्स क्यूब रहेगा, एक्स रहेगा ही रहेगा। ओके, सही है। एफ एक्स का मान ये वाला 3 माइनस एक्स का होल क्यूब, 3 3 कट गया। ओके, 3 3 कट गया, बचा 3 माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस माइनस 3, ये माइनस प्लस हो गया एक्स क्यूब, अभी एक्स 3 3 कर दो, 3 3 कर दो, आंसर आ जाएगा एक्स। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स आ गया। एक बात याद ना, जब भी फॉफ एक्स बराबर एक्स आए, ओके सेम आए, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, y इक्वल टू एक्स होता है तो आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, एक्स आ गया ना इसलिए, या y आ जाए या एक्स आ जाए, कभी कभी y भी आ सकता है, y निकालो तो ये भी क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन है। फॉफ गॉफ निकालना है तो गॉफ निकाल दो, आंसर 27 आ जाएगा। फॉग निकालना है 3x, ऐसा क्वेश्चन आंसर में तुमको मिलेगा, प्रैक्टिस कर लेना सब। ओके, और ये तुम्हारा फॉफ गॉफ निकालने का एक तरीका भी है कि फॉफ गॉफ डिफाइन कब होता है, तो बहुत आसान है, वर्ड्स देखो, वर्ड्स देखो। अगर मुझे गॉफ लेना है, मैंने बोला ना कि फॉग है, फॉग में जी से लेंगे, जी से एफ की ओर, पहले जी पे काम होता है, जी पे पहले अप्रोच होता है, और गॉफ में पहले एफ पे अप्रोच होता है। ओके, तो अगर ये फंक्शन एफ जी है, तो अगर तुम जी ऐसे लोगे, जी साइड से लोगे तो फॉग डिफाइन करोगे, जी पहले आगे ना, और एफ साइड से जाओगे तो फॉग गॉफ लोगे। ओके, तो मैंने बोला ना कि पहले जो बाद में लिखा है तो पहले ऑपरेट होता है, तो अगर मुझे फंक्शन ऐसे लेना है तो हमको, तुमको पहले एफ लिया, तो एफ को बाद में रखना पड़ेगा, तो गॉफ होगा, और वहां से ऐसे आएंगे तो फॉग होगा। ठीक है, बहुत आसान होता है। तो ए से बी मैंने एक फंक्शन एग्जांपल दे दिया है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ओके, तुमको E1 2 3 दिया हुआ है, 3 5 7 9 दिया हुआ है, ऐसा करके 1 का 3 के साथ है, तो ए दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो एफ देख लो, एफ दिया हुआ है, मैंने एफ लिखा हुआ है। ओके ओके ओके, चलिए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया आपको एफ एक्स 2f+1 है, ओके दिया हुआ है, और जी एक्स भी दिया हुआ है, और ए बी सी दिया हुआ है, तो ए माने फंक्शन एफ जो है ए से बी में है, जी बी टू से बी से सी में है, तो निकालो, पुट करो यहाँ पे, पता चल जाएगा। एक्स वन रखो तो 3 आएगा, 1 रखो तो 3 आएगा, 2 रखने पे तुमको 2 रखने पे 5 आएगा, 3 रखने पे 7 आएगा, कर दिया मैंने वहाँ पे, दिखा दिया। और तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, चिंता नहीं करना, मैंने ये एक अच्छा क्वेश्चन बना दिया। और जीएक्स है, तो जीएक्स कहाँ से का, बी से सी है, तो बी का मतलब बी डोमेन का पार्ट हो गया, तो 3 रखो, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 9 दूना 18, लिख दिया। ओके, लिख दिया। तो ए एफ हो गया, जी हो गया। अब मुझे फॉग निकालना है, क्या निकालना? फॉग, फॉग होगा सी से ए की ओर, सी से ए की ओर निकालो फॉग। ओके, फॉग निकालो, तो 6 का 1 यहाँ से देखो, इसी दे बीच वाला छोड़ दोगे, सी से 1, 10 का 2 और 14 का 3, ये 18 का कोई नहीं है, तो फॉग डिफाइंड ही नहीं है। फॉग डिफाइंड होने के लिए कोई ना कोई मिलना चाहिए, कि मैंने बोला ना सी से ए की ओर हो जाएगा फॉग, तो फॉग में ये तीनों का इमेज तो है, लेकिन 18 का कोई इमेज इधर नहीं है, यहाँ होना चाहिए, बीच में नहीं, यहाँ। तो फॉग डिफाइंड ही नहीं है।
गॉफ निकालो, गॉफ ऐसे निकालोगे तो 1 का 6 है, 2 का 10 है, 3 का 14 है और कोई बच भी सकता है, 18 बच गया, कोई दिक्कत नहीं, तो बच सकता है। ओके, तो गॉफ ऐसे है, गॉफ ऐसे निकालोगे, गॉफ एफ से जी की ओर जाओगे और फॉग जी से एफ की ओर आओगे उल्टा। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा गॉफ हो जाएगा 1 6 2 10 3 14, ये लिखा हुआ है, गॉफ लिख दिया और उसका फॉग डिफाइन नहीं है। अब डिफाइन होने का कंडीशन क्या होता है, सुनो गौर से, अगर तुमको गॉफ डिफाइन करना है तो एफ का रेंज जी के डोमेन के सबसेट होने चाहिए, एफ का रेंज जी का डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तुम देखोगे यहाँ पे एफ का जो रेंज है, वो रेंज ही है, एफ का रेंज ही है। ओके, एफ का रेंज जो है, ओके, वो जी का डोमेन का सबसेट है, जी का डोमेन लिया ना पूरा, उसका सबसेट है, तो यानी डिफाइंड होगा, क्योंकि इसलिए गॉफ यहाँ पे डिफाइंड है। अच्छा, कहाँ बैठा हुआ, हो गया, चलिए ठीक है। तो गॉफ डिफाइन तब होगा जब एफ का रेंज जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, यहाँ पर है। ओके, देखने से लग रहा है। और फॉग तब डिफाइंड होगा जब एफ का फॉग है, फॉग जी का रेंज एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, और जी का जो रेंज है वो जी का रेंज देखो, जी का जी चीज है, जी का जो रेंज है यह। ओके, एफ का डोमेन का सबसेट है ही नहीं, लाजमी है। ओके, वेरी कवर यहाँ पर सब कुछ मैंने अच्छा से इसको ढंग से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा तुमको। ओके, रेंज ऑफ जी दिया हुआ है यहाँ पे, डोमेन ऑफ एफ इतना। ओके, तो चूंकि जी का जो रेंज है वो डोमेन एफ का डोमेन का सबसे नहीं है, इसलिए फॉग डिफाइन नहीं है, और डायग्राम से दिख लिया है तो समझाने के लिए चलो ये थ्योरी लिख लेना। गॉफ इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ एफ, बोले ना एफ का रेंज जी के डोमेन का सबसे होना चाहिए, और फॉग डिफाइन तब होगा जब जी का रेंज और एफ का डोमेन का सबसे होना चाहिए। बता दिया है, तो बहुत आसान है। इनवर्स निकालना बहुत बड़ा आता है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ध्यान दो। इनवर्स निकालना है तो इनवर्स लो, अगर कोई फंक्शन 1 2 3 1 a 2 b 3 c, ये a f है, a से b में, तो b से c में निकाल दो फंक्शन। तो तुम गौर से देखो, b से c तब अगर मान लो यहाँ पर d रहता, b से c तुम फंक्शन बनाते तो b से d बनने का d बच जाता तो फंक्शन ही नहीं होता। ये फंक्शन इन्वर्स करना, उल्टा करना है, तो ये उल्टा होने के लिए 1 1 भी होना पड़ेगा, 1 2 भी होना पड़ेगा। तो कोई फंक्शन का इन्वर्स तभी निकलता है जब वो 1 1 भी हो 1 2 भी हो, यानी बाइजेक्टिव हो। 1 1 ऑन 2 फंक्शन का ही इन्वर्स निकलता है, ये याद आना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने निकाला f इन्वर्स b से a, उल्टा कर दो 1 a, तो ये a 1 हो जाएगा, b 2 हो जाएगा, सीधे उल्टा हो गया। ओके, तो f इज बाइजेक्टिव, f 1 1 जब होगा ऑन टू भी होगा, 1 1 ऑन टू दोनों होगा तब जाके इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, ये याद रखना। निकालना कैसे, बहुत आसान तरीका है। क्वेश्चन दे देगा, एक बार एग्जाम ऑब्जेक्टिव में आया होगा, बोलेगा 3 + 5 है, इसका इन्वर्स निकालो, कुछ नहीं करना, क्या कि ऑड पावर है, सर बोल दिए पहले, ऑड पावर 1 1 ऑन टू दोनों है, अगर 1 1 ऑन टू 1 1 नहीं है तभी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑन टू नहीं है तभी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 1 1 ऑन टू दोनों है तभी जाके इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, याद रखना बहुत, सीधे ऑड पावर है, रियल नंबर से सर बोले हैं कि 1 1 ऑन टू दोनों है, हो गया। अब इसका कुछ नहीं करो, क्या करोगे, यहाँ से इसको fx को y मान लोगे, fx को y मान लो, यहाँ से x को अकेला कर लो, x को अकेला करो, तो ये +5 इधर -5 बटा में डाल दो, यही तुम्हारा इन्वर्स हो गया। बस खाली यहाँ पर एक बार इंटरचेंज कर दोगे, x की जगह y कर दो, y की जगह x कर दोगे, तो यहाँ मैंने y को हटा दो, इसको f इन्वर्स y बोलते हैं, y को हटा दो, वहाँ पे x रख दो, ये तुम्हारा इन्वर्स होगा। सीधी सी बात है, प्लस में होगा तो माइनस में कर देना, माइनस में होगा तो प्लस में कर देना, ये +5 है तो माइनस हो जाएगा, और गुना में बट्टा में चला जाएगा, 3 बट्टा माइनस है, 3 गुना में बट्टा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 5 बटा 3 डायरेक्टली। ओके, जैसे ही क्वेश्चन देखो, ये इसका बड़ा एग्जाम में पूछा हुआ है, कुछ नहीं करोगे, -4 तो +4 कर दोगे, तो +4 हो गया, और 5 गुना में तो बट्टा में कर दोगे, तो वही होगा x + y बटा, डायरेक्टली कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और कभी भी तुमको गॉफ या फॉग निकालना हो, एक्स आ जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट, वही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वो भी तरीका है इन्वर्स एग्जिस्ट करने का। ओके, चलो, तो समझ में आ गया, इन्वर्स निकालना बहुत आसान है। एक है बाइनरी ऑपरेशन, बहुत आसान है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, बाइनरी नाम क्यों, दो नंबर को जोड़ता है, जैसे 3 में 2 जोड़ तो 5 होता है ना, तो ये प्लस जो है इसको बाइनरी ऑपरेशन कहता है, क्योंकि दो एलिमेंट को जोड़, दो नंबर को जोड़ के एक सिंगल नंबर देता है। तो ये देखो, ये इसका इनपुट है, तो ओके, ये इसका इनपुट है, दो इनपुट होता है, यानी कि x को y कोऑर्डिनेट है, यानी एक पॉइंट की तरह, ऑर्डर पेयर की तरह इसका इनपुट है, और सिंगल रिजल्ट आता है इसका। ठीक है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, आउटपुट सिंगल आता है, और इनपुट जो है तुम्हारा वो एक पॉइंट बनता है। ठीक है, ध्यान देना। तो प्लस कोई r क्रॉस r से कोई फंक्शन है जो r में है, r क्रॉस r से एक फंक्शन है r में, ठीक है, तो प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन r। ओके, प्लस मैं क्या, तुम कोई भी दो रियल नंबर जोड़ोगे तो एक रियल नंबर मिलेगा, ऑब्वियसली ये फंक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, तो देखो, अब बाइनरी ऑपरेशन में अगर मान लो प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, ध्यान दो, बाइनरी ऑपरेशन है, तो जीरो को तुम किसी नंबर में जोड़ोगे, 0 + 2 कर लो, 2 + 0 कर दो, 2 ही होगा। ओके, तो जीरो में ए जोड़ो, ए में 0 जोड़ो, तो ए ही होगा, तो इसको जीरो बोलते हैं, उसको आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो को प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। ओके, माने जिस एलिमेंट को उस ऑपरेशन को करने पर वो एलिमेंट खुद आ जाए, जीरो का कोई अहमियत ना हो, जैसे जीरो को जोड़ में कोई अहमियत नहीं होता है, तो उस जीरो को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, जैसे गुना में 1 की कोई अहमियत नहीं, 1 को बोलेंगे गुना के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये याद आना। और इनवर्स एलिमेंट होता है, जैसे ए का इनवर्स एलिमेंट, ए में क्या जोड़ेंगे, आंसर 0 आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाता है। ए में -a जोड़ोगे, जैसे 2 में -2 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, तो 2 का इनवर्स -2 हो गया, जोड़ने के बाद वो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जैसे गुना करने के लिए, जैसे 2 में क्या चीज से गुना करेंगे, 1 आएगा, 2 में 1/2 से गुना करो तो 2 1 आ जाएगा, 1 उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है।
तो इनवर्स दो का इनवर्स 1/2 है गुना के लिए, प्लस के लिए इनवर्स प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, बस इतना याद रखना, ठीक है भाई। ये तो ये ए में माइनस है जोड़ा तो 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। ए में माइनस ए जोड़ो 0 होगा, माइनस में ए जोड़ो 0 होगा, तो माइनस ए को बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट। यहाँ लिख दिया मैंने, ए में 0 जोड़ो तो ए होगा, 0 में ए जोड़ो तो ए होगा, तो 0 का कोई अहमियत नहीं है, तो 0 को बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, और इनवर्स एलिमेंट ए का माइनस है प्लस के लिए, और गुना के लिए देख लो, गुना के लिए 1 को बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, और इनवर्स हो जाएगा ए का 1 बता दिया। उसी तरह ये इस बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग स्टार से लिखते हैं। अब ये स्टार प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे फंक्शन सब हो सकता है। स्टार को बाइनरी ऑपरेशन है जिसमें हम बोले दो इनपुट होता है, ए क्रॉस ए से, ए में एक फंक्शन नहीं है, ओके, और इसमें दो इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, इसको क्लोजर लॉ बोलते हैं। क्लोजर लॉ माने कि जो दो एलिमेंट उठाओगे उसी सेट से उठाओगे, रिजल्ट भी उसी सेट के अंदर आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ध्यान दो, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए स्टार ई स्टार ए, ई का ई को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलने के लिए ई का कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए, ए ही आना चाहिए, ए ज्यादा है। तो ए स्टार ई स्टार ए के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट सवाल करेक्ट समझ में आ जाएगा। और ए स्टार बी स्टार ए आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो गया तो उसको बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट, बी को बोलेंगे ए का इनवर्स एलिमेंट। आ जाओ सवाल का बात है, समझ आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव लॉ कहते हैं जब बी स्टार ए स्टार बी, जैसे 2 में 3 जोड़ 5 होगा, 3 में 2 जोड़ 5 होगा, प्लस रियल नंबर के लिए कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है। 3 गुना 6 करो, 2 6 करो, गुना भी कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है। कॉम्पिटिटिव लॉ क्रम भिन्न में नहीं है, उल्टा फुल्टा करने पर से मानना चाहिए। और एसोसिएटिव लॉ 3 ठो का सेम, जैसे माने ए पे बी पे ऑपरेट कर लो, फिर सी के साथ करो, और यहाँ पे एक बार निकालो, बी पे सी को ऑपरेट करके फिर ए के साथ करो, सेम आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है, उसको नहीं पढ़ना आपने। तो बाइनरी ऑपरेशंस को लिखने का तरीका होता है, या तो कभी स्टार लिखा रहेगा, कभी ओ लिखा रहेगा ऐसा 0 के जैसा, कभी ऐसे लिखा रहेगा, कभी ऐसे लिखा रहेगा, ओके। जैसे क्वेश्चन के एग्जाम आया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी 1 प्लस 1 दिया हुआ है, बोले क्वेश्चन इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो, इसका ये इनवर्स एलिमेंट निकालो, सब निकालते हैं। चलिए चेक करते हैं कम्यूटेटिव, और आंसर में एक सवाल है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव चेक करो, वैलिडिटी इसका इनवर्स एलिमेंट निकालो, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो। चलो ये चेक करते हैं, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल पाओगे तब जाकर इनवर्स एलिमेंट निकाल पाओगे। तो ए स्टार बी इक्वल टू, पहले निकालो, पहले बी स्टार निकालो, जहां पे ए है वहां पे बी रख दो, जहां बी है वहां पे ए रख दो। अब प्लस याद ना, प्लस हमेशा कॉम्पिटिटिव होगा, प्लस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस गुना हमेशा कॉम्पिटिटिव, सोचना ही नहीं। तो रख दो, बी की जगह ए की जगह बी रख दिया, बी की जगह ए रख दिया, ए की जगह बी, बी की जगह ए, तो ए प्लस बी है, बी प्लस सेम ही होता है, जुड़ में सेम ही हो गया, तो ये स्टार बी के बराबर हो गया, चूंकि बी स्टार ए स्टार बी के बराबर हो गया, स्टार कॉम्पिटिटिव हो गया। फिर अब हमको चेक करना है स्टार इज कॉम्पिटिटिव, अगर हमको निकालना है, चेक करना है एसोसिएटिव, तो क्या करोगे, ये भी होगा एसोसिएटिव प्लस है ना, तो ए स्टार बी पहले ले लो, यहाँ पे ए स्टार बी की जगह रख दोगे, ए प्लस बी प्लस 1 रख दिया, ए स्टार बी की जगह, ओके, बोला ना ये एसोसिएटिव का चेक, ये पूरा उठा कर रख दो, यहाँ पे पूरा उठा कर रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दिया। अब इसको पूरा को ए बोलोगे, पूरा को ए बोलोगे, इसको पूरा को ए बोलोगे, बी बोलोगे, तो ए की जगह पर इस ए की जगह उठा कर रखो ए, और बी की जगह सी रख दो, अब प्लस 1 तो रहेगा ही, माने इस ए की जगह इस ए की जगह पूरा उतारो, और बी की जगह सी उतारो, फिर प्लस 1, तब तुम जोड़ो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 हो जाएगा। फिर आप क्या करो, ए को बाहर निकालो, बी को सी के साथ करोगे, ओके, ए को बाहर निकालो, बी को सी के साथ, ये फॉर्मूला में रखो, बी की जगह बी, ए की जगह बी, बी की जगह सी, तो बी सी प्लस 1 हो जाएगा, बी सी प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए की जगह ए रखोगे, बी की जगह ए रख दोगे, हां भाई आंसर आ जाएगा, दूसरे मांग गया, देखिए स्टार इज एसोसिएटिव, ओके। अब हमको निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट, पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आपसे फॉर्मूला पड़ता है, ए स्टार ई बराबर ए, तो कोई दो ठो को ले लो, ए स्टार को ए को ई के बराबर कर दो, ए स्टार ई को ए के बराबर, ए लिखना है, ई नहीं लिखना, ओके। अब यहाँ देखो ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, ए स्टार ई को ए के बराबर कर दिया, और यहाँ पे ए की जगह ए रख देंगे, बी की जगह ई लिख देंगे, ए की जगह ए रख देंगे सवाल में, ए की जगह ए रख देंगे, बी की जगह ई रख देंगे, ओके, प्लस 1, तो ए प्लस ई प्लस 1 बराबर ए कट गया, ई का मान माइनस 1 आया, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट माइनस 1 आया, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। इनवर्स एलिमेंट निकालना है तो ए स्टार बी इक्वल टू ई कर दो, ओके, जैसे ए स्टार बी स्टार ए बराबर है, बस ये याद रखो कि इनवर्स एलिमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है और आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या होता है, बस ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां से निकालो और यहाँ से बी को क्या लगा लो, बी को क्या लगा लो, ये इसको बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट, ये इनवर्स एलिमेंट, ओके, समझाने के लिए बोलते हैं। अब कभी-कभी बोल देगा उसमें 2 स्टार 3 निकालो, ये सवाल में बोल देगा, ये सवाल 2 स्टार 3 निकालो, बोले 2 स्टार 3 निकालो, तो एक जगह 2 रख दो, बी की जगह 3 रख दो, 2 3 5 1 6 खत्म, बोले 2 स्टार 3 स्टार 3 4 निकालो, सो निकालो 3 ठो निकालो, ऐसा बोला 2 स्टार 3 4 स्टार दो दो को मिला दो दो में, एक जगह 2 रख दो, बी की जगह 3, बोले 2 को पहले जोड़ा कर दो, एक जगह 2 रख दो, बी की जगह 3 रख दो, प्लस 1 कुछ में दिया हुआ है जैसा पुट करना है, और यहाँ 4 के साथ 2 3 5 1 6 6 के 6 4 फिर बड़ा एक बार और लगा दो फॉर्मूला 6 4, तो एक जगह 4 बी की जगह 4 एक जगह 6 रख दो, बी की जगह 4 रख दो, 6 प्लस 4 प्लस 1 11 आंसर आ गया। सब कहां रख रहा है वैल्यू, कहां रख रहा है, यही जो क्वेश्चन में दिया हुआ वहां, एक की जगह बी की जगह पुट कर दो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ए स्टार बी बराबर ए बी बाय 4 दिया गुना है तो एसएसटी भी होगा, कॉम्पिटिटिव भी होगा, और ये तुमको इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होगा। बी स्टार ए रखो तो एक जगह बी की जगह ए, तो ये स्टार इज कॉम्पिटिटिव, ऐसा ये दो एसएसटी चेक कर लो, तो ए स्टार बी ए बी बाय 4 मैं रख दो वैल्यू, ए बी सी 16 ए बी सी 16 आ गया। मैंने बोला ना जोड़ घटाओ कभी चिंता नहीं करना, जोड़ घटाओ हमेशा एसएसटी और कॉम्पिटिटिव होता है शॉर्टकट में, ओके। तो स्टार इज एसएसटी, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, ए स्टार ई को ए के बराबर कर दो, ए कट गया, ई का मान चला गया। इनवर्स एलिमेंट निकालना है तो ए स्टार बी इक्वल टू ई कर दो, बी का मान निकालो, बी का मान सॉल्व करिए, ओके। ये सवाल ये कवर पूछा हुआ है। ए स्टार इसका बोलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो, तो ए स्टार ई इक्वल टू ए के बराबर कर दो, यहाँ पे बी हो वहाँ पे ई रख दो, रख दिया। अब यहाँ से ई कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 से बटा चला जाता है, ई का 0 हो गया, 0 हो गया, तब यहाँ रख दो, यहाँ से इनवर्स निकल गया। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ इसका इनवर्स एलिमेंट 0 हो गया। एक और क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव्स पे, माने बोल देगा कि ध्यान दो, एक चीज बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अभी समझ लो। अगर कोई फंक्शन है f से a में, b से b, a से b में, ओके, जैसे रिलेशन निकालते हैं नंबर ऑफ रिलेशन 2 का पावर m into n या n स्क्वायर, उस तरह फंक्शन निकालना है, फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ फंक्शन होता है, नंबर ऑफ फंक्शन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं तो क्या करोगे, b में जितना एलिमेंट है, b में जितना एलिमेंट है उसके ऊपर एक एलिमेंट चढ़ा दोगे,
पी में, अगला के पावर में पिछला को चढ़ाओगे, अगला का पावर पिछला, ऐसे करना, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे ए में n एलिमेंट है, ये n स्क्वायर है, n का पावर n स्क्वायर, ये नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होता है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन याद रखना। जैसे ये n सारी ऑपरेशन 2 एलिमेंट दिया हो ना, तो n का पावर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 का पावर 4 16 हो जाएगा आंसर, एक बार पूछा होगा।